हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं सेमीकंडक्टर का वन शॉट, ऑल इन वन शॉट। ये वन शॉट देखने के बाद आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे कॉन्सेप्ट को एकदम इजीली मैं आपको समझा देने वाला हूं। तो शुरू करते हैं सेमीकंडक्टर फुल चैप्टर ऑल इन वन शॉट, जिसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल सब एक ही क्लास के अंदर मिल जाने वाला है। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर। मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बोलता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। तो आसान भाषा में अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट भी आएगा और आसान भी लगेगी। चलिए, अच्छा एक चीज और बता देता हूं कि आप में से कई बच्चे पूछते हैं कि जो आप पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ सर मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। तो आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा। यहां पर मैंने फ्री पीडीएफ का एक कोर्स बना दिया है। इसके अंदर बहुत सारी पीडीएफ्स हैं, सब अनलॉक हैं। क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी और अपनी पढ़ाई के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल एज दैट, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करो, स्टोर सेक्शन में जाओ और अपनी फ्री पीडीएफ को ले लो। चलिए, पढ़ाई के यानी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या था कि मेटल्स पहले थे हमारे पास, तो मेटल से करंट फ्लो कराई जाती थी। लेकिन जब इलेक्ट्रिक डिवाइस डेवलप हुए या होते चले गए या उनकी बारी आई, जैसे कि कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, अब तो खैर मोबाइल फोन है, पहले तो थे नहीं। तो इन सब के डेवलपमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर आपको कुछ ऐसे मटेरियल चाहिए थे जहां पर आप इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकें। जितना चाहे उतना जाए, जब चाहे तब ना जाए। ये सारी बातें आपको चाहिए थी। तो मेटल के अलावा कुछ और जब मटेरियल इन्वेंट किए गए 1930s 40s के आसपास, तो उसमें ये पूरी पोटेंशियल दिखा कि हम ऐसा कर सकते हैं। वही सेमीकंडक्टर के रूप में आज हम देखते हैं, तब डेवलप हुए थे। तो ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये मेटल से डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं आपको थोड़ा बताता हूं, फिर आगे बात बढ़ेगी। तो सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो मेटल से काफी ज्यादा होती है। यानी मेटल में तो आप सीधे बैटरी लगाएंगे, करंट मिल जाएगी। लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 केल्विन पर आप सेमीकंडक्टर पे अगर करंट को फ्लो कराना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगी। तो रेजिस्टिविटी हाई होती है। दूसरी बात जो आपके एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है कि सेमीकंडक्टर का अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये अल्फा सेमीकंडक्टर्स के लिए ये एक तो निगेटिव होता है एंड हाई होता है। निगेटिव हाई होने का क्या मतलब है? निगेटिव होने का यह मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर की घट जाती है। नॉर्मली मेटल्स में आप जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ती है, लेकिन इसके अंदर उल्टा होता है और हाई का मतलब तेजी से घटती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर सेमीकंडक्टर का बढ़ेगा उसकी रेजिस्टिविटी ड्रास्टिकली कम हो जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहां कलर थोड़ा चेंज करता हूं और ये आपको जरूर अच्छे से तैयार करके रखना चाहिए कि सेमीकंडक्टर की अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी निगेटिव और हाई होती है, पूछा जा चुका है। साथ में जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल लीजिए, वो 10 की पावर 29 पर मीटर क्यूब होते हैं। जबकि आप जो सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे, इसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स मिलते हैं वो कम होते हैं। जो प्योर सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम सिलिकॉन, अभी हम बात करेंगे, उसमें 10 की पावर 6 ही होते हैं। तो ये बात इसलिए जाननी जरूरी है जैसे आपकी सेमीकंडक्टर से जान पहचान हो जाए, वरना समझ में ही नहीं आएगा कि सेमीकंडक्टर है क्या और कर क्या रहे हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स का ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कैरियर्स हम क्लासिफिकेशन करते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसके बारे में डिटेल थोड़ी देर में अभी पढ़ेंगे, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है, जैसे कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। और दूसरा एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हम इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जानबूझकर कुछ इंप्योरिटी मिक्स कर देते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। तो हम जानबूझकर कुछ इंप्योरिटी जब मिक्स कर देते हैं तब हमको जो सेमीकंडक्टर मिलता है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हम क्यों इसमें इंप्योरिटी मिक्स कर रहे हैं ये भी बात हम आपको इस लेक्चर के दौरान समझाएंगे, जैसे क्लैरिटी बन जाए। तो आप समझ पाए कि ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कैरियर जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर्स हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोला जाता है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब कि वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में जानबूझकर कुछ इंप्योरिटी आप ऐड कर देते हैं, तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कैरियर है। अब
एक इंटरेस्टिंग चीज आती है जिसको बड़े प्यार से मैं आपको बताऊंगा, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। एक्चुअली सेमीकंडक्टर्स में दो थ्योरीज का बड़ा जिक्र होता है। एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड BOND, जेम्स बॉन्ड वाला, वो कोवैलेंट बॉन्डिंग पे आधारित है। और यहां पे बैंड लिखा है, देखिए BND बैंड। ये बैंड थ्योरी एनर्जी लेवल पे बेसिकली बेस्ड है। तो इसी बैंड को हम समझेंगे कि बैंड कैसे बनते हैं, है क्या, और इस बैंड के बेसिस पर मेटल्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग 3 साल में 2 बार पूछा जाता है, इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो आइए समझते हैं कि बैंड्स का मामला क्या है। अब जो नील बोर साहब थे, जिन्होंने एटम का, हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया था, उन्होंने बोला था कि भाई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में अगर चक्कर लगा रहा है अकेला, आइसोलेटेड, तो आप उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला उन्होंने देके रखा था, कोई दिक्कत नहीं थी, आप कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन ये एटम तो अकेला रहता नहीं है। किसी क्रिस्टल के अंदर जब आप लेके चलेंगे तो ये कईयों के साथ, कई एटम के साथ रहता है। जब ये कई एटम के साथ रहता है तो यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इस न्यूक्लियस से भी इंपैक्टेड है, इस इलेक्ट्रॉन से भी इंपैक्टेड है, और आजू बाजू जितने सबसे इंपैक्टेड है। तो इसका बिहेवियर इस जैसा नहीं रह जाता। जैसे आप जब अकेले कमरे में हो, या मजाक के तौर पे बोले जब बाथरूम में हो, कोई ना देख रहा हो, तो आपका बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है। और जब स्कूल में हो, कई बच्चों के साथ क्लासरूम पे या स्टेज पे कह लीजिए आप, तो आपका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो यही बात यहां पे हो गई कि इलेक्ट्रॉन जब अकेला है तो नील बोर साहब की बात समझ गए हम लोग, और यहां जब साथ रहा तो इसका एनर्जी लेवल डिफर कर जाता है, क्योंकि ये इसका न्यूक्लियस इस पे इंपैक्ट डालेगा, ये इलेक्ट्रॉन डालेगा, बाकी सब आजू बाजू जो है सब मिलके इंटरेक्ट करेंगे। तो इसका एनर्जी लेवल इनके फॉर्मूले से निकाल पाना थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। अब देखिए क्या होता है जब वो क्रिस्टल में होता है। क्रिस्टल का मतलब आप को आसान भाषा में समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, जैसे आपने शुगर का क्यूब देखा है ना, जैसे आप विजुलाइज कर पाइए। शुगर का क्यूब आता है, कई लोग डालते हैं चाय में ऊपर से, तो उसमें कई जैसे एटम्स लगे हुए हैं, ऐसे समझ लें। तो ये क्रिस्टल्स में कई सारे एटम्स मैंने बनाए, एक एटम, दो एटम, तीन एटम, 4 5 6 7 8 9 10, है ना। अब इन एटम्स के आजू बाजू जो इनका स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए इसके बाजू में ये 3 है, बाकी इधर भी होंगे। इस 2 वाले का कुछ और स्ट्रक्चर है, इसके आजू बाजू 2 है, नीचे 1 है, इस वाले में चारों तरफ है। यानी हर जो एटम है उसका स्ट्रक्चर आसपास का बिल्कुल डिफरेंट है। इस वजह से तो इंटरेक्शन भी डिफरेंट होगा। इस वजह से हर एटम की अपनी यूनिक एनर्जी लेवल हो जाती है। जैसे आपका मकान है, आपके बगल में कोई और चतुर्वेदी जी रहते हैं, बगल में शर्मा जी रहते हैं, पीछे रस्तोगी जी रहते हैं, सपोज कोई आंटी रहती है, अंकल रहते हैं, जो भी है, तो वो आपके मकान का कॉन्फ़िगरेशन और 4 मकान छोड़ के उनका कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल अलग है, या आपके बाजू वालों का अलग है, उनके बगल में कोई और रहता है। इस तरीके से हर एटम का यूनिक एनर्जी लेवल हो जाता है। यही बात यहां समझाई गई है, मैं फटाफट आपको बताऊंगा एकदम सरल भाषा में। अब इनका जब यूनिक लेवल, एनर्जी लेवल्स है, सबका अपना ही एनर्जी लेवल, तो ये यूनिक एनर्जी लेवल का कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन ही डेवलप करता है एनर्जी बैंड। इसी को बोलते हैं एनर्जी बैंड। ये देखिए लिखा है, दीज डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, इनका 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 डिफरेंट एनर्जी लेवल। तो दीज डिफरेंट एनर्जी लेवल, दिस डिफरेंट एनर्जी लेवल्स विथ कॉन्टिन्यूअस एनर्जी वेरिएशन, लगातार होने वाले कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन में, व्हाट आर कॉल्ड एनर्जी बैंड्स। आप मोटे तौर पे विजुलाइज करना चाहें तो कुछ ऐसा समझ लीजिए जैसे कि रेनबो के कलर होते हैं। मान लीजिए कहीं पर रेड आ रहा है, तो रेड पहले हल्का है, ये तो अच्छा येलो ही समझ लीजिए, येलो पहले हल्का है, फिर धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा, यहां गाढ़ा हो जाएगा बहुत दूर, और फिर धीरे धीरे हल्का हो जाएगा। तो ये बैंड हो गया ना, ये हमने पेंटिंग नहीं की है, ये एक बैंड है, हल्का होता जा रहा है, गाढ़ा, फिर हल्का होता जा रहा है, ऐसे फिर कोई और रंग आ जाएगा। उस तरह का मामला इसका बन जाता है। तो एनर्जी बैंड्स क्या हैं? यूनिक या डिफरेंट एनर्जी लेवल्स विथ कॉन्टिन्यूअस
एनर्जी वेरिएशन इज नोन एज ए एनर्जी बैंड्स। बहुत सरल है, एकदम स्पष्टता से बताया कि इनका एनर्जी लेवल लगातार बदलता रहता है, एटम अलग अलग हैं, तो उसी का एक ग्रुप बना लिया है स्पेक्ट्रम की तरह, उसको एनर्जी बैंड बोल रहे हैं। अब ये एनर्जी बैंड जब बनते हैं तो इनका किस तरह का सॉलिड्स में शेप आता है वो हम दिखाते हैं। तो ये 0 केल्विन पर यहां पर दिखाया गया है। इसका स्ट्रक्चर मैं यहां पर ले आता हूं पहले इसको आपको समझाने के लिए। तो एक होता है जिसका ज्यादा एनर्जी लेवल्स होता है, उनका टॉप एनर्जी बैंड बनता है कंडक्शन बैंड। इसको बोलते हैं सीबी या कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड का लोएस्ट एनर्जी लेवल को बोलते हैं ईसी। ये इसके एनर्जी लेवल बने हुए हैं, ये है ना। तो बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं इसके अंदर, लेकिन ये जो बैंड है उसको बोला जाएगा कंडक्शन बैंड, और कंडक्शन बैंड के लोएस्ट एनर्जी लेवल को बोलते हैं ईसी। नीचे वाला जो बैंड होता है इसका नाम होता है वैलेंस बैंड, और वैलेंस बैंड में भी बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं। इसका टॉप एनर्जी लेवल को बोलते हैं ईवी। कंडक्शन के लोएस्ट को ईसी, वैलेंस बैंड के टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल को ईवी, और इनके बीच ईसी और ईवी के बीच में ये जो गैप है इसको बोलते हैं एनर्जी गैप, ईजी लिखते हैं इसको। दिस इज नोन एज ए एनर्जी गैप। मेरे ख्याल से बात पकड़ते बन रही होगी। यही बात इसके अंदर देखिए लिखी है जो मैंने आपको समझाई। तो बॉटम में वैलेंस बैंड, इनका एनर्जी कम है और कंडक्शन बैंड का ज्यादा है, और ईसी लोएस्ट है कंडक्शन बैंड का, ईवी टॉप मोस्ट है वैलेंस बैंड का, और इन दोनों के बीच में ईसी और ईवी के बीच में जो गैप है वो एनर्जी गैप है। अब कुछ और इंटरेस्टिंग चीज जो आपके काम की हैं, अब इसको मैं ब्लू कर लेता हूं जैसे लिखते बने। तो देखिए क्या होता है, जो वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस बैंड मतलब ये नीचे वाला, ये वीबी लिख देता हूं, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है ऊपर वाला, ठीक है। तो ये जो वैलेंस बैंड होता है या तो ये पार्शली या कंप्लीटली फिल्ड होता है, ये कभी भी पूरी तरह खाली नहीं होता है। नॉर्मल बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं वैलेंस बैंड में। तो वैलेंस बैंड पार्शली फिल्ड होगा या फुली फिल्ड होगा, कंप्लीटली फिल्ड, लेकिन कभी भी ये कंप्लीटली वैकेंट या कंप्लीटली एम्प्टी नहीं होगा। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में होते हैं यहां पाए जाते हैं। बढ़िया। अब इसमें एक खास बात और होती है कि इस बैंड में, वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो आपके करंट में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। आप जैसे बैटरी बाहर से लगाएंगे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते क्योंकि एनर्जी कम है, इसलिए करंट आपको नहीं मिलती है। तो ध्यान से ये क्या समझना है कि इसके अंदर वैलेंस बैंड में अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो वो करंट फ्लो नहीं करा पाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन को करंट फ्लो करने के लिए सक्षम बनना है तो उसको यहां पर कंडक्शन बैंड में आना पड़ेगा। कैसे आएगा? जंप मार के जब आप एनर्जी देंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन, ये बात लगे हाथ में बता रहा हूं, कलर फिर से बदलता हूं जिससे वहां आसानी से आपको दिख सके। इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर हुआ तो वो करंट फ्लो करा पाएगा, इसके अंदर नहीं करा पाएगा। और होल्स का मामला उल्टा, होल अगर यहां हुए, मैं आई लिख देता हूं और यहां आई जैसे याद रहे आपको। तो अगर ये होल हैं, अभी होल क्या होते हैं हम जिक्र करेंगे। होल जो होते हैं वैलेंस बैंड में वो करंट फ्लो कराने के काबिल होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं होते। और यहां पर इलेक्ट्रॉन काबिल होते हैं, सक्षम होते हैं करंट को फ्लो कराने के लिए। ये बात पकड़िए, कॉन्सेप्ट तभी बनेगा। अब यहां पर जो बातें लिखी गई हैं देखिए कि कंडक्शन बैंड में क्या है, ये देखिए यहां पर 0 केल्विन पर, 0 केल्विन मतलब टेम्परेचर है, वहां पर आपका वैलेंस बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आपको नहीं मिलता, इम्पिटी होता है कंडक्शन बैंड। तो इम्पिटी है कंडक्शन बैंड, तो इस समय ये करंट को फ्लो नहीं कर सकता, कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है या होल नहीं है इसके पास करंट को फ्लो करने के लिए। लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर का जिक्र करते हैं, T इज ग्रेटर देन 0, नॉर्मली रूम टेम्परेचर की भी अगर हम बात करें तो क्या होता है, रूम टेम्परेचर मोटे तौर पे 300 केल्विन के आसपास आप समझ सकते हैं, 25-27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चले जाते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चले गए, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया तो ये करंट फ्लो कराने के काबिल है। साथ में यहां होल अपनी सीट वैकेंट की है, इसको बोलते हैं होल। तो होल भी क्योंकि वैलेंस बैंड में है तो वो भी करंट फ्लो कराने के काबिल है।
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो करंट की वैल्यू लेते हैं उसमें इस इलेक्ट्रॉन और इस होल दोनों की वजह से जो करंट बनती है उनको जोड़ देते हैं। अभी हम उसकी बात करेंगे आपको, तो आप पकड़ पाए कि क्या हो रहा है। रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके कंडक्शन बैंड में जा रहा है और उसके बाद ये सेमीकंडक्टर इस काबिल हो जा रहा है कि करंट फ्लो करा सके या कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो एनर्जी बैंड गैप के बीच का ये जो गैप है ईजी एनर्जी बैंड गैप, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। इलेक्ट्रॉन या तो यहां होगा यहां। ये हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर की। और ये बात भी आप समझ गए। अच्छा, छोटी सी जानकारी कि आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहां पर मैं आपको अपडेट्स देता हूं कि बोर्ड वगैरह और आपके लिए गाइडेंस कि किस तरह से आप मेहनत करें और बेहतर से बेहतर मार्क्स लाएं। कभी कभी मेहनत होती है, नंबर नहीं मिल पाते, तो वो इशू आपके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। तो आप क्या करें, इसको ध्यान में रखें और अपनी पढ़ाई को बढ़ाएं। चलिए एक कदम हम आगे बढ़ाते हैं। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन मेटल्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी की हम बात कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि ये बैंड थ्योरी के साथ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी आएगी, हम समझाएंगे प्यार से। तो ये जो बैंड थ्योरी हमने पढ़ी है, एनर्जी बैंड्स जहां पर आए हैं, उसकी बेसिस पे मेटल्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन कीजिए। ये जो टॉपिक है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है बेटा अपने एग्जाम के लिए। मैं यहां पर येलो कलर यूज कर लेता हूं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। मैं चेक कर लेता हूं रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। खैर, अब ये मेटल्स के केस में बात करें तो दो केसेस बनते हैं। केस नंबर 1, तो केस नंबर 1 में क्या है कि यहां का जो कंडक्शन बैंड होता है वो पार्शली फिल्ड होता है। पार्शली फिल्ड होने का मतलब ऑलरेडी यहां पर कूद कर इलेक्ट्रॉन पहुंचे हुए हैं, और वैलेंस बैंड पार्शली एम्प्टी होता है। तो ये वैलेंस बैंड पार्शली खाली है और कंडक्शन बैंड पार्शली फिल्ड है। यानी इस समय इनके बीच का एनर्जी गैप भी कम है, तो ये यहां से जंप करके चले भी जाते हैं। तो इस समय अगर आप करंट फ्लो कराएंगे तो इसके अंदर करंट फ्लो हो जाएगी, क्योंकि कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है और वो सक्षम है करंट को फ्लो कराने में। ये किन मेटल्स में मिलता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में। ये कहानी होती है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरा केस आता है जब ये कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाते हैं। ये किसकी कहानी है? मैग्नीशियम, जिंक की। तो इसमें देखिए क्या है, ये देखिए मैंने बनाया है, ये आपका नीचे वाला वैलेंस बैंड है और ऊपर है ये कंडक्शन बैंड। यहां पर ये येलो कलर हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो मैं इसको लिखता हूं, व्हाट इज दिस? दिस इज कंडक्शन बैंड। मतलब कंडक्शन बैंड लिखने की जगह नहीं है, ये सी वाला कंडक्शन बैंड, सी भी लिख देता हूं। और ये क्या है? ये वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड है ना। तो ये देखिए ये ओवरलैपिंग एरिया आ गया, ये ओवरलैप कर गए। जब ओवरलैप कर गए तो किस बात की कमी इसको? क्योंकि इसके कंडक्शन बैंड में तो मौजूद है ही इलेक्ट्रॉन, तो जैसे लगाएंगे खूब सारे इलेक्ट्रॉन प्यार मोहब्बत से निकल जाएंगे, क्योंकि कोई कमी नहीं है इलेक्ट्रॉन की, अच्छी खासी करंट मिल जाएगी। तो दो केसेस आप दिमाग में यहां पर रखेंगे मेटल्स के केस में। एक केस में ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और इनके बीच का एनर्जी गैप कम है और कूद के भी इलेक्ट्रॉन आसानी से चले जाएंगे क्योंकि जी कम है। और इस केस में क्या है? ओवरलैप कर गए हैं। मैग्नीशियम, जिंक, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्रिस्टल क्लियर आसान भाषा में बातचीत चल रही है। अब इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, ये जो बैंड थ्योरी पढ़ी है इसके बेसिस पे इंसुलेटर्स को कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो इंसुलेटर्स में क्या होता है, इनके बीच का एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। जब ये एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा तो यहां का इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि समझ लीजिए आप अपने दोस्त के यहां जाना चाहते हैं, उसके घर उसका नाले के बगल है और नाला इतना चौड़ा है और कोई पार करने का कोई जुगाड़ नहीं है, आप जंप करके नहीं जा सकते। तो कैसे जाएंगे? नदी, नाला नदी बन गया, नाला जो है नदी बन गया, तो आप इसको पार कर पाने की स्थिति में नहीं है। वही ये है कि ये वैलेंस बैंड से जंप करके वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता, क्योंकि बीच की खाई बढ़ चुकी है। Eg इज ग्रेटर देन 3 वोल्ट। आपके समझने के लिए एक छोटी सी फिगर है।
कि डायमंड के केस में एनर्जी बैंड गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है, विच इज वेरी हाई। तो डायमंड आपका बढ़िया इंसुलेटर होता है, यानी अच्छा खासा इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो ये भी पकड़िए, किसको एक्सप्लेन किया है? इंसुलेटर को। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। ये देखिए सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि ये जो एनर्जी गैप है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। अब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो यहां का इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड का जंप करके आपका यहां पहुंच सकता है कंडक्शन बैंड में। अगर आप एनर्जी इतनी दे दें तो जंप कर जाएगा, और जंप कर जाएगा तो कंडक्शन में पहुंचेगा और करंट फ्लो कराने के काबिल बन जाएगा। इतनी सी बात है। कुछ बात आपको फिगर यहां पे लिखी होनी चाहिए। जर्मेनियम के लिए, जैसे आप फील कर पाए, जर्मेनियम के लिए जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लिखिए, लिखा है। इसका इस्तेमाल आगे भी हम करेंगे। तो 0.72 जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो द सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन बिहेव्स एज इंसुलेटर। भाई 0 केल्विन पे नहीं जाएंगे, रूम टेम्परेचर पे जाएंगे, और रूम टेम्परेचर पे ये एज ए कंडक्टर की तरह बिहेव कर जाएंगे। तो ये तीनों चीजें जो मैंने बताई ऑन द बेसिस ऑफ किस थ्योरी पर? बैंड। बैंड थ्योरी मतलब एनर्जी बैंड थ्योरी। मेटल्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स को एक्सप्लेन कीजिए विद डायग्राम बैंड थ्योरी के बेसिस पे। तो ये कहानी आपको करनी होगी जिससे आप सही तरीके से बातचीत कर सकें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। ये मैंने आपको जैसे बताया था कि भाई एक मुद्दा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। इसके अंदर इंप्योरिटी इतनी ज्यादा कम होती है कि 1 पार्ट मिलेगा 10 की पावर 10 में। एक मिलियन की बात कही जाती 10 लाख की, तो 10 की पावर 6 होता है। और ये तो 4 10 और 4 जीरो और लगे, तो 10 की पावर 10 अगर कोई पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल इंप्योर होगा। ये लेवल होता है प्योरिटी का। दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मैंने बताया जैसे कि ये इंट्रिंसिक में चार्ज कैरियर कम होते हैं, हम कंट्रोल भी ज्यादा उस पर चाहते हैं, अभी हम बात करेंगे। तो हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना पड़ता है, तो हम जानबूझकर इसमें कुछ इंप्योरिटी डालते हैं जिससे हमारा जो ऑब्जेक्टिव हो अचीव हो, कंडक्टिविटी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बढ़े, और जैसा हम चाहते हैं वैसा इसको बना पाए। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से हम ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं बना सकते, डायोड वगैरह, हमें बनाना पड़ेगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से ही। इसलिए एक्सट्रिंसिक की बातचीत की जाती है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप पकड़ पा रहे होंगे यहां। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले छोटी सी 1 मिनट में जानकारी दे देते हैं कि कई बच्चों की मदद हो सकती है। ये देखिए ऑल इन वन कोर्स है, इसमें 10 साल के पीवाईक्यूज हैं, वीडियो सॉल्यूशंस मैंने खुद रिकॉर्ड किए हैं, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक्सरसाइज पूरा रिकॉर्ड किया है स्वयं आसान भाषा में, और डेरिवेशन 130 फिजिक्स के। तो क्योंकि ये लगाना ही पड़ेगा आपको पीवाईक्यू, एनसीईआरटी और डेरिवेशंस, अगर कहीं तकलीफ है तो आप ऑल इन वन कोर्स की मदद ले सकते हैं। दूसरा कंपिटेंसी क्वेश्चन पैक है बेटा। आपके स्कूलों में असर्शन रीजनिंग के स्टडी पे ज्यादा ध्यान देते नहीं, प्रैक्टिस भी नहीं कराते, एग्जाम में 24 नंबर का आएगा। तो यहां पर एमसीक्यू असर्शन रीजनिंग के स्टडी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी एमसीक्यू मैंने सॉल्व करा दिए हैं, वीडियो सॉल्यूशंस हैं, मैंने स्वयं रिकॉर्ड किए हैं, ये आपको वहां मदद करेगा। तीसरा रिवीजन के लिए सुपर नोट्स कॉम्बो है। तो इसके अंदर ये पीडीएफ कोर्स है, थ्योरी नोट्स हैं हैंड रिटन, प्लस टाइप भी कुछ जो प्रिंट आउट ले सकते हैं, फॉर्मूला शीट प्रिंट आउट ले सकते हैं, डेरिवेशंस अलग से बना दिए उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो, और एनसीईआरटी के वीडियोस हैं। तो क्योंकि रिवीजन में, फास्ट रिवीजन में काम आता है। कई बच्चों को कहना होता है कि तीनों ही इंपॉर्टेंट है सर, रिवीजन भी करना है, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी लगाना है, और साथ में हमको ऑल इन वन भी लगाना है। तो तीनों अलग अलग लेने की जगह मैंने आपकी आसानी के लिए इन तीनों कोर्स को द्रोणा के अंदर डाल दिया है। द्रोणा में ये तीनों कोर्स मौजूद हैं, साथ में द्रोणा में पूरे 14 चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स भी हैं पढ़ाई के, माइंड मैप वगैरह भी है। तो ये पूरा पर्पस द्रोणा सॉल्व करता है। जो बच्चे द्रोणा लेना चाहते हैं, लगता है उनको मदद चाहिए, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर द्रोणा दिखाई पड़ेगा, लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। द्रोणा आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर सकता है अगर आप पढ़ने को तैयार हैं। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, जो बातचीत हमारी चल रही थी। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब वही प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। इसके अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो
एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक होल, दो चार्ज कैरियर यहां पे मिलेंगे। तो एग्जांपल क्या है, जर्मेनियम और सिलिकॉन इज द एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और चार्ज कैरियर मैंने अलग से लिख दिया है जिससे आप इस बात को दिमाग में रख सकें, मिस ना हो आपसे। तो यहां पर देखिए, एक चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरा होल्स है। ये होल्स क्या होते हैं भी हम बताने वाले हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सब ABCD क्लियर हो जाएगी। अब देखिए क्या होता है, ये बताना बहुत जरूरी, किताब में क्लियरली लिखा नहीं, टीचर भी नहीं बताते होंगे। ये जो सेमीकंडक्टर हैं, इनका एक्सप्लेनेशन आपका दो थ्योरी के बेसिस पे किया जाता है। एक होती है आपकी वैलेंस बॉन्ड मॉडल, जो अभी नहीं पढ़ी है, यहां देखिए बॉन्ड शब्द आया है, तो कोवैलेंट बॉन्डिंग वाला मामला है। तो जो बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे बताया जाएगा वो आपका वैलेंस बैंड बॉन्ड मॉडल होगा, बॉन्डिंग। दूसरा होता है एनर्जी बैंड मॉडल, जो हम अभी पढ़ चुके हैं, एनर्जी बैंड तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो एक ही चीज का एक्सप्लेनेशन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या आगे एक्सट्रिंसिक आएगा, इस बेसिस पे भी समझना होगा, इस बेसिस पे भी समझना होगा अपने कोर्स के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम वैलेंस बॉन्ड वाले मॉडल की बात कर रहे हैं, है ना। तो वैलेंस बॉन्ड मॉडल में एग्जाम्पल लेते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम का, जिसका टेट्रावैलेंट वैलेंसी होता है, आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये फोटो उसकी बनी है, ये 4 दिखाया है, उसके न्यूक्लियस में +4 मान लीजिए एडिशनल, और ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके हैं। ध्यान से देखें, मैं रेड कलर लेता हूं जिससे आपको मार्किंग कर सकूं। ये जो भाई साहब हैं, इनके पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए, एक लिख देता हूं, 1 2 3 और ये रहा 4। ये 4 ये अपने, एक सिलिकॉन या जर्मेनियम के पास। दूसरे का कलर बदल लेता हूं, कौन सा कलर दिखेगा आपको, चलो ये ट्राई करते हैं, कुछ वायलेट टाइप का है। तो ये देखिए क्या है, इसने इसके साथ बॉन्डिंग की है, तो ये नंबर 5 मान लीजिए, इससे इसने कोवेलेंट बॉन्डिंग कर ली है। छठा वाला ये ले लो, इससे हाथ मिला लिया। सातवां इसने इससे हाथ मिला लिया है, और आठवां इसने इससे हाथ मिला लिया है। तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया है, तो शांति पकड़ ली, कोई दिक्कत नहीं है। यही सबने किया है, मैं एक का एग्जांपल बताया हूं, लेकिन किया सबने। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम के केस में, जिसका बाहर 4 आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, वो बाकी लोगों से कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाकर ऑक्टेट पूरा कर लेता है और शांति बनी रहती है। तो 0 केल्विन के अंदर अगर हम बात करें तो ये स्ट्रक्चर पाया जाएगा। इस समय ये कंडक्टर नहीं है, सेमीकंडक्टर, करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी यहां पर चार्ज कैरियर मौजूद ही नहीं है जो फ्री हो। सब एक दूसरे से शेक करके ठंडे बस्ते में सो रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कह लीजिए कि रूम टेम्परेचर की बातचीत करते हैं, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, करीबन 300 केल्विन के आसपास, ये भाई साहब, ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में थे, ये कहते हैं अब हम चले, क्योंकि हमें एनर्जी मिल गई, घूमना है। तो ये जो बॉन्डिंग में थे, ये इलेक्ट्रॉन निकल लेते हैं बाहर, ये, और इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि थर्मल एनर्जी से निकले हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन का नाम लिख दिया जाता है या कह दिया जाता है नाम, जैसे समझ में आए, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। और जो अपनी सीट वैकेंट करके जाते हैं, वैकेंसी जो देते हैं, उसको हम बोलते हैं होल। व्हाट इज दिस? दिस इज होल एट साइट 1। तो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी, यानी इलेक्ट्रॉन ने जो सीट खाली की है, उसको हम बोलेंगे होल। ये बेसिकली कोई फिजिकल क्वांटिटी होल नहीं होती, लेकिन कोवैलेंट बॉन्डिंग में के चार्जेस के मूवमेंट को शो करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए होल को क्रिएट किया गया है। होल के ऊपर हम उतना ही पॉजिटिव चार्ज मानते हैं जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, होल के ऊपर पॉजिटिव, उतना ही। और मोटे तौर पे मास ऑफ होल को भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर ट्रीट किया जाता है। तो होल क्या है? होल है इलेक्ट्रॉन द्वारा वैकेंसी जो क्रिएट की गई है, बस सिंपल एज दैट। अभी हम इसके बारे में और बताएंगे आपको। अच्छी बात। अब क्या हुआ कि होल बिहेव्स, ये लाल कलर हटाइए तो मजा लिया जाए। तो अब क्या, होल बिहेव्स एज एन अपरेंट फ्री पार्टिकल विद इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज। अब क्या हो जाएगा कि जब आप करंट बैटरी लगाएंगे, करंट फ्लो करने की कोशिश करेंगे, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन भी मूव करने के लिए तैयार है,
ये कंट्रीब्यूट करेगा करंट में, और ये होल भी चलेगा। कैसे चलेगा अभी हम दिखाएंगे आपको। तो इस समय इलेक्ट्रॉन और होल दोनों पार्टिसिपेट करेंगे करंट में, यानी ये अब कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा सेमीकंडक्टर। एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जहां यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन अपनी सीट छोड़े हैं वो Ni बराबर उतने ही होल बनेंगे। तो Ni बराबर NH। ये Ni क्या चीज है? ये होती है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, मतलब ऐसे बोल लीजिए पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पर यूनिट वॉल्यूम। यही है पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ होल्स। ध्यान रखिएगा, केवल नंबर नहीं है, पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना होल है या कितने इलेक्ट्रॉन, दोनों बराबर। और इसी को बोलते हैं इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो Ne बराबर NH बराबर Ni होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर। ये बात भी हमें क्लैरिटी के साथ समझ में आनी चाहिए। अब आपको ये बताने की कोशिश है कि भाई होल्स कैसे मूव कर रहे हैं, है ना, ये भी समझ लो। तो देखिए क्या होता है, ये होल यहां था पहले, अभी तो नहीं दिख रहा है। ये होल है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये होल पॉजिटिव की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये बेसिकली इसको लॉलीपॉप दिखा रहा है, आ जाओ मेरे पास। भाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को पसंद है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इससे मिलने पहुंच जाएगा। तो जब ये इससे मिलने मिलेगा तो अपनी सीट छोड़ देगा, तो होल यहां बन गया। तो आप या तो कहो इलेक्ट्रॉन इधर चला ये, या कहो ये जो होल था वो इधर चला। भाई ये तो यहां से यहां पहुंच गया ना। इस तरीके से होल के मूवमेंट को एक्सप्लेन किया जाता है। मतलब अगर यहां पर होल था पहले और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला गया, तो ये तो भर गया, यहां होल आ गया, तो ऐसा लगेगा ये होल यहां चल पड़ा है। इस तरह होल के मूवमेंट को समझाया जाता है। पकड़ में आ गई होगी बात, है ना। होल एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, उतना ही चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन पे पाया जाता है, बस पॉजिटिव। कैसे बनता है? जो इलेक्ट्रॉन ने सीट खाली की है वही होल कहलाती है। क्या ये एक्चुअली होता है? नहीं होता है। फिर क्यों बोला जा रहा है? इसलिए बोला जा रहा है कि ये जो बॉन्डिंग के बीच का चार्ज का मूवमेंट है, इसको समझाने के लिए होल की उत्पत्ति या होल को क्रिएट किया गया है, इजी एक्सप्लेनेशन के लिए। आहा, आनंद आ गया, आपको भी एकदम क्लैरिटी मिल रही होगी। अच्छा, टोटल करंट इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, तो टोटल करंट की वैल्यू होती है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन भी था, फ्री इलेक्ट्रॉन थर्मली जनरेटेड, और साथ में होल्स भी थे। तो IE प्लस IH दोनों करंट को आप जोड़ देंगे तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर आपको करंट की टोटल वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको भी पकड़े रहिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होते हैं, पकड़े रहो। अच्छा, अब होल्स की बात हम कर चुके थे। फिर से कि बाय द वे लिखने को आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे, तो ये लिखा हुआ है, द वैकेंसी और एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड ऑफ ए कोवेलेंटली बॉन्डेड क्रिस्टल इज कॉल्ड ए होल। और ये वही बात कि एक्चुअली होते नहीं है, कोवेलेंट बॉन्डिंग के चार्जेस के मोशन को एक्सप्लेन करने का तरीका है। तो ये आप पकड़ पाए। अगली बात, कुछ होल्स की कैरेक्टरिस्टिक भी कभी कभी पूछी जाती है, तो पढ़ ही रहे हैं तो कायदे से पढ़ेंगे, सब चीज प्यार से। तो कैरेक्टरिस्टिक होल्स की क्या है? ये वैकेंसी है, जो कोवेलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ने अपनी सीट खाली की है, उससे होल बना है। होल पे सेम मास हम पकड़ के चलते हैं जो इलेक्ट्रॉन का है, मानी मास ऑफ होल इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इसमें कितना चार्ज होता है? तो ये पॉजिटिव चार्ज है जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, यानी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम नेगेटिव। होल पे उतना ही पॉजिटिव है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, उतना पॉजिटिव। क्या बात। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि जो होल्स होते हैं, जो आपने यहां पढ़ा था ना 3 बैंड, मैं बिल्कुल एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। यहां पढ़ा था आपने कंडक्शन बैंड, उम्मीद है अभी तक मेरे साथ हैं। ये वैलेंस बैंड और ये एनर्जी गैप, ये भी जानकारी ली थी। अब यहाँ पे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो ये जो होल्स होते हैं ना, वो इससे, ये आपका था वैलेंस वाला और ये EC कंडक्शन बैंड का लेवल। जिससे होल जो होते हैं व्हाइट कलर लेते हैं, वो जितना ज्यादा नीचे होगा, यानी 1 2 3 इस लेवल से, उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होती है, यानी सिंकिंग जितनी होती है। इस EV से जितना नीचे जाओगे, होल की एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो यहां पर 1 की 2 के रेस्पेक्ट में कम, या 2 की विथ पहले के रेस्पेक्ट में ज्यादा, और 3 की इन दोनों से ज्यादा। तो जितना नीचे जाओगे उतनी होल की एनर्जी बढ़ती है। ये बात यहां लिखी है, एकदम सुपर क्लैरिटी आपको दे रहे हैं। बढ़िया। अब आती है अगली। अब ये देखिए मजेदार बात क्या है कि हमने अभी ये जो थी, ये बॉन्ड मॉडल समझा था, कोवेलेंट बॉन्डिंग के बेसिस पर आपको बताया था कि जो
जो एक्सप्लेनेशंस हैं सेमीकंडक्टर के, वो दो थ्योरीज पर बेस्ड हैं। एक तो बॉन्ड थ्योरी जो हमने समझी, और दूसरी बैंड थ्योरी, एनर्जी बैंड। अब हम बैंड थ्योरी का जिक्र कर रहे हैं जो कि आप पढ़ चुके थे। तो अब क्या होता है इसके अंदर, अगर आप देखें 0 केल्विन पर, यहां पर आपकी वैलेंस बैंड के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स बढ़िया फुली फील्ड होते हैं, कोई टेंशन नहीं। यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता कंडक्शन बैंड में। तो इस समय ये इंसुलेटर है, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि जब तक कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वो कैपेबल नहीं होगा करंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, या वैलेंस बैंड में जब तक होल नहीं होगा, वो कैपेबल नहीं होगा करंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो दोनों लोग नहीं है, ना यहाँ होल है ना बाबूजी वहां इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर करंट फ्लो नहीं कर पाएगा ये। अब जैसे ही रूम टेम्परेचर की बात करते हैं मोटे तौर पे, या उससे भी ज्यादा टेम्परेचर आप दे रहे हैं, तो रूम टेम्परेचर पे ही कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां देखिए ऊपर चले जाते हैं। तो यहां इलेक्ट्रॉन आपको मिलने लगा। अगर इलेक्ट्रॉन मिलने लगा तो ये कैपेबल है करंट में पार्टिसिपेट, यानी करंट फ्लो कराने के। और ये यहां पर होल मिलने लगे तो ये भी सक्षम है, कैपेबल है करंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, या करंट फ्लो कराने के काबिल हैं। तो इससे बनने वाली करंट आई, इससे बनने वाली करंट IH, दोनों को जोड़ दो, टोटल करंट घर ले जाओ। ये कहानी इसकी। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने हम रख देते हैं। तो पहला, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो इसको आप पकड़े रहिए कि यहां पर दो टाइप के चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ये दो तरह के चार्ज कैरियर यहां मिलेंगे, ये लिखा हुआ है। और जितना नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा उतना ही होल्स के बराबर होगा। तो Ne बराबर NH भी होगा, ये सेकंड नाम लिखा हुआ है। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आता है एज ए होल। कई बच्चे ये सोचते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया है, थर्मली जनरेटेड इस Ne की बात कर रहे हैं, तो वो जो आपका सेमीकंडक्टर है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ गया। नहीं, इलेक्ट्रॉन छोड़ के उसी के अंदर है, उसी उसी सेमीकंडक्टर के अंदर है, छोड़ के कहीं US नहीं निकल गया है। तो वही है, आपके घड़ी में अपने है, बस घड़ी में कोना पकड़ लिया है उसने, है ना? ये समझ लीजिए। तो ये आपका एज ए होल सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब ना पॉजिटिव चार्ज एज ए होल, ना निगेटिव चार्ज एज ए होल। एज ए होल बात कर रहे हैं पूरे सेमीकंडक्टर की। अच्छा, और यहां पे जो टोटल करंट की बातचीत आप करते हैं वो IE प्लस IH होगा। ये मैं आपको बता चुका हूं, दोबारा इसलिए कि दिमाग में ठुस जाए, आप लोग भूल बहुत जाते हैं। अब लिमिटेशन, अब देखिए ये तो हमने बात की इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, बताया दोनों थ्योरी की बातचीत कि बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एनर्जी बैंड थ्योरी, दोनों के बेसिस पे एक्सप्लेनेशन हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि कुछ लिमिटेशंस रही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, जिसकी वजह से हम नई नई डिवाइस क्रिएट बना नहीं पा रहे थे। वो लिमिटेशंस क्या थी, आइए दिखाते हैं आपको। तो लिमिटेशन पहली क्या थी, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो मेटल्स होते थे पहले, उनमें 10 की पावर 29 पर मीटर क्यूब का चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते थे। इसके अंदर भाई साहब केवल मिले 10 की पावर 6, ये देखिए लिखा है। यानी इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफी लो है। अब हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इतनी लो है तो हम कैसे अपना दुकान चलाएं? स्थिति ये हो गई। अब दूसरी, यहां पर ये हमेशा थर्मली जनरेटेड थे। आपने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन निकलता था वो रूम टेम्परेचर पे उससे ज्यादा का थर्मल हीट दोगे तब निकलेगा। तो हमेशा थर्मली जनरेटेड थे, तो आपके पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी जिससे आप इनके नंबर को कंट्रोल कर सके। यानी आप थर्मल एनर्जी देंगे वो चालू हो जाएगा निकलना। अब हम उसको कंट्रोल कैसे करें, ये बड़ी केवल थर्मल से ही कंट्रोल कर सकते हैं, वो थोड़ी मुसीबत वाली बात। अगली, इसमें किसी का डोमिनेंस नहीं था। यहां ये Ne बराबर NH था, यानी ना इलेक्ट्रॉन, कभी हमें जरूरत पड़े कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते तो अच्छा होता, हम कर ही नहीं सकते। या इसका प्रीडोमिनेंट हो होल का, ये भी नहीं कर पाएंगे, हमेशा दोनों बराबर रहेंगे। तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से या चैलेंजेस की वजह से हम इससे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना नहीं पा रहे थे। तो क्या हुआ, साइंटिस्टों ने जुगाड़ लगाया, दिमाग लगाया, जो आज तक वो लगाते आए हैं। और उन्होंने पहले तो ये कि नीड ऑफ इंप्रूवमेंट, नीड ऑफ इंट्रिंसिक का जरूरत क्यों पड़ रहा है, क्योंकि हमें ज्यादा कंडक्टिविटी चाहिए।
लो कंडक्टिविटी थी, अब हाई कंडक्टिविटी चाहिए, और अपना कंट्रोल चाहिए कि हम चाहें तो इलेक्ट्रॉन एनई बढ़ा लें, चाहें तो एनएच बढ़ा लें, ये सारा कंट्रोल हम चाहते हैं जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना सकें। तो ये जरूरत महसूस हो गई कि भैया हमको कुछ करना होगा। उसी जरूरत को देखते हुए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डेवलप किए गए। यानी अभी हम उसकी बात करेंगे, जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में जानबूझकर, डेलिबरेटली इंग्लिश में, और रिक्वायर्ड क्वांटिटी डिजायरेबल इंप्योरिटी मिक्स कर देते हैं, तो इसलिए मिक्स करते हैं कि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, चार्ज कैरियर बढ़ जाए, और साथ में अगर हमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए एनी, तो एनी की तरह कर ले काम, और एनएच चाहिए तो एनएच की तरह कर ले काम। इसलिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने की आवश्यकता पड़ गई। अब इसी बात को हमने अभी तक जो पढ़ा है, मोटे तरीके से इसमें समराइज किया है, जिसे आपके दिमाग में छप जाए। पॉइंट ये नहीं कि हम पढ़ाई दें, पॉइंट ये है कि आप इजी भाषा के तहत अपने दिमाग में पोजीशनड कर लें, कंट्रोल एस कर दें, सेव हो जाए। नहीं तो फिर तो काम रैम पे काम करेंगे तो जैसे ही कंप्यूटर बंद सब छुट्टी। तो हार्ड डिस्क को भी पिक्चर में, दिमाग में जो है आपके, आंखें हो गई रैम। चलिए बात को आगे लेके चलते हैं। उम्मीद करते हैं साफ दिख रहा होगा आपको, लग तो रहा है ना। ये कैमरा थोड़ा सा नया है तो मैं उसी की क्लैरिटी लेना चाह रहा हूं कि रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चल रही कि नहीं, सब दिख विक रहा है काम भर का जितना दिखना चाहिए। ठीक है, अब ये सेमीकंडक्टर की बात करें तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात थी, प्योर, ये हम पूरी बात समझ गए हैं, जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये दो क्लियर है। अब एक्सटेंसिक की हमने बात की कि जानबूझकर डेलिबरेटली एंड डिजायरेबल इंप्योरिटी ऐड करेंगे जिससे इसकी कंडक्टिविटी और कंट्रोल स्थापित कर सकें। तो यहां पर इंप्योर सेमीकंडक्टर है, इसको डोप्ड सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। जो आप डेलिबरेटली और डिजायरेबल क्वांटिटी इंप्योरिटी की ऐड करते हैं, उस प्रोसेस को, इंप्योरिटी मिलाने के प्रोसेस को आप बोलते हैं डोपिंग करना फिजिक्स में। उसी को, इसलिए इसमें डोपिंग की गई है तो इसलिए बोलते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर, है ना। आप ये जानते भी होंगे कि जो एथलीट होते हैं, जो भी दौड़ वौड़ लगाते हैं और भी गेम्स में, उनका डोपिंग टेस्ट होता है। कई लोग स्टेरॉइड्स लेके अपनी क्षमता बढ़ाते हैं, तो वो ओलंपिक वगैरह में जाएंगे तो वहां टेस्ट होता है। जो लोग डोपिंग का शिकार पाए जाते हैं उनको लाइफ लॉन्ग तक बैन कर दिया जाता है कि आप कभी खेल नहीं सकते, क्योंकि हमें अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है, ना कि ऐसी मेडिसिन ले लेनी है तो औरों से आगे हो जाएंगे। तो सबको कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा सेम जहां पर दौड़ा जा सके। खैर, ये वापस आते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। देखिए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी दो टाइप के सेमीकंडक्टर बनाएंगे, पी टाइप, एन टाइप। अच्छा, यहां मैं पहले ही वार्निंग दे दूं, पी टाइप का मतलब पॉजिटिव चार्ज सेमीकंडक्टर नहीं समझना है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। एन टाइप का मतलब भी निगेटिव चार्ज सेमीकंडक्टर नहीं समझना है। कई बच्चे समझते हैं ये भी क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, एज ए होल जीरो चार्ज है इस पे। ठीक, अब देखते हैं, अब हम क्या करते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में टेट्रावैलेंट वैलेंसी होती है, चार बाहर। उसमें अगर हम ट्राईवैलेंट वैलेंसी, जिसके आउटर शेल में तीन इलेक्ट्रॉन है, जैसे एल्युमिनियम, इंडियम, बोरॉन, बोरॉन, इंडियम, एल्युमिनियम, ये ऐड करते हैं तीन इलेक्ट्रॉन वाले लोग, तो उसे कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर हम पेंटावैलेंट वैलेंसी वाला ऐड करते हैं, आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी, तो ये बन जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप, एन टाइप क्या है और डिटेल हम समझने वाले हैं अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी डोपिंग की बात कर लेते हैं। यहां पर रंग को थोड़ा बदलते हैं। तो डोपिंग मैंने बताया था कि जानबूझकर आप जो डेलिबरेट एंड डिजायरेबल इंप्योरिटी, ये डोपिंग, अगर आपसे पूछा जाए डोपिंग क्या होती है तो इसे छाप दीजिएगा। चार लाइनें तो क्या तोड़ तोड़ के लिखा है, जैसे समझ जाए। बहुत मेहनत से मैंने हर वर्ड को हाईलाइट भी किया है कि आपके दिमाग तक पहुंचा जा सके। देखिए, द डेलिबरेट मतलब जानबूझकर, एडिशन ऑफ डिजायरेबल, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी इंप्योरिटी, डिजायरेबल इंप्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। एंड द इंप्योरिटी एटम्स, जो इंप्योरिटी ऐड कर रहे हो उसको बोलते हैं डोपेंट्स, और जिसमें ऐड कर रहे हो उसको बोलते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर। तो जानबूझकर डिजायरेबल क्वांटिटी की इंप्योरिटी जो आप ऐड करते हैं, उस मेथड को, उस प्रोसेस को बोलते हो डोपिंग। जो एटम इंप्योरिटी की तरह ऐड किया जा रहा है उसे बोलोगे डोपेंट, और जिसमें ऐड कर रहे हो वो हो जाएगा डोप्ड सेमीकंडक्टर। बिल्कुल, सबके भाई कैरेक्टर के नाम तो पता हो, कौन है अमर अकबर अंतोनी, है ना।
अब ये कहानी ये बताई गई है कि ऐसा नहीं करना है कि इम्प्योरिटी कुछ ऐड कर दी हो, ये गड़बड़ा जाएगा माहौल। तो आपको ऐसी इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ती है कि जो ओरिजिनल लैटिस स्ट्रक्चर है उसको वो डिस्टर्ब ना करे। मतलब एग्जाम मजे के तौर पे बता रहा हूं, शॉर्ट, जैसे आपको इंटरेस्ट आए। मान लो चाइना में अपना जासूस भेजना है, तो मुझे तो नहीं भेज पाएगा कोई, क्योंकि मेरी शक्ल ही नहीं मिलेगी। तो शुद्ध देसी इंडियन लगते हैं हम, है ना। तो अगर किसी को जासूस बना के भेजना है चाइना में, तो कुछ ऐसी शक्ल चाहिए जो चाइनीज शक्ल से मेल जोल रखती हो। पहला तो यही काम है, करेगा क्या हो तो बात की बात। तो किसी को भी नहीं भेज सकते हैं चाइना जासूस बना के। यही काम यहां पर कि ओरिजिनल जो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है, आप जो इंप्योरिटी ऐड करोगे वो मॉलिक्यूल उसी के साइज का होना चाहिए और उसके लैटिस स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब ना करे। नहीं पकड़ लिया जाएगा जासूस, तुरंत अंड करेगा वहां हिंदुस्तानी हरकत, तो उसको चाइनीज हरकत करनी चाहिए आसपास, जैसे पकड़ा ना जाए। ठीक, ये कहानी है। समझ गए होंगे। खैर मेरे दिमाग में आया तो हमने कहा झोंक देते हैं आपको, मजा लेते रहते हैं हम भी। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात आप समझ गए कि भाई ये बात से ज्यादा हम आपको समझा ही चुके हैं। जब आप ऐड करेंगे इंप्योरिटी प्योरेस्ट फॉर्म में और पेंटावलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी या फॉस्फोरस, तो बन जाता है एन टाइप, ये बनेगा एन टाइप। और जब आप ट्राईवैलेंट वैलेंसी ऐड करेंगे, जैसे कि इंडियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, तो ये बन जाता है पी टाइप। कैसे बनता है अभी हम बात करने वाले हैं, डोंट वरी, बी हैप्पी। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर को लेते देते हुए। अच्छा भाई, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बिलोंग्स टू द फोर्थ ग्रुप। जो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम होता है, ये फोर्थ ग्रुप में 4 आउटर शेल में मिलते हैं। तो इन पीरियोडिक टेबल वी चूज द डोपेंट एलिमेंट फ्रॉम नियर बाई फिफ्थ और थर्ड ग्रुप। पांचवें और थर्ड ग्रुप को आजू बाजू लेना है, क्योंकि वो चौथे में है, तो आप या तो तीसरे का लीजिए या पांचवें का, तभी उम्मीद कर सकते हैं कि वो उस टाइप का होगा, साइज उसके बराबर होगा। तो टेकिंग केयर दैट द साइज ऑफ द डोपेंट एटम इज नियरली द सेम एज दैट ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। वही हम बता चुके थे आपको कि भाई डोप जो इंप्योरिटी ऐड कर रहे हो, जिसे डोपेंट एटम बोल रहे हो, वो उसी टाइप का होना चाहिए। ठीक, तो एन टाइप इसी बेसिस पर कि आप डोपिंग कैसे कर रहे हैं, कौन सा एटम मिक्स कर रहे हैं, कौन सी इंप्योरिटी मिक्स कर रहे हैं, आपका एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे होता है उसकी बातचीत कर लेते हैं। अब देखिए, ये रहा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप, बहुत ही समझबूझ के हेडिंग डाली है और इसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं वैलेंस बॉन्ड एक्सप्लेनेशन पे। अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे एक और थ्योरी के बेसिस पे, जिसका नाम है एनर्जी बैंड मॉडल। आपको बताया था ना, फिर से याद दिलाते हैं कि आप सेमीकंडक्टर को 2 थ्योरी पे एक्सप्लेन करते हैं। एक होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग वाली, तो वैलेंस बॉन्ड मॉडल, और दूसरी होती है एनर्जी वाली, तो एनर्जी बैंड मॉडल। तो हर चीज को 2 थ्योरी पे समझना है। चलिए बढ़िया। तो एन टाइप पकड़ रहे हैं और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वैलेंस बॉन्ड मॉडल पे। बॉन्ड मतलब कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब भी हम सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में पेंटावैलेंट एटम ऐड करते हैं, पेंटावलेंट जिसकी आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो लाइक आर्सेनिक, एंटीमनी एंड फास्फोरस, तो ये बन जाता है कौन सा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये देखिए, ये सब सिलिकॉन थे। ये बाबूजी ये कलर बदल लेते हैं थोड़ा सा, आपको और हमको बढ़िया लगेगा। ये सिलिकॉन या जर्मेनियम कह दीजिए, ये सिलिकॉन या जर्मेनियम, ये सिलिकॉन या सब 4 वाले। और ये बाबूजी क्या है, ये हो सकते हैं फास्फोरस, ये हो सकते हैं एंटीमनी, ये हो सकते हैं आर्सेनिक, जिनके पास 5 इलेक्ट्रॉन बाहर है। तो देखिए यहां पर ये 4 इलेक्ट्रॉनों ने इन चारों से शेक हैंड कर लिया, और मिलकर रहें, मजा आएगा। बढ़िया भाई, ऑक्टेट पूरा हो गया। ये 5वां जो खिलाड़ी है, थोड़ा वाइब्रेंट रेड ले लेते हैं, ये 5वां जो खिलाड़ी है जो कि इसके पास है 5 आउटर शेल में ना फास्फोरस के, तो ये 5वां इससे लटका रहता है। इसका अब इसको इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है। लेकिन अभी ये छोड़ा नहीं है, बस जैसे जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, मजाक के तौर पे दिमाग में आ गया है, जैसे कुछ लेडीज जो है पर्स अपने हाथ में ऐसे ही लटकाए रहती है शो के लिए, कोई जरूरत नहीं बाय द वे किसी पार्टी में उसकी, अगर ऐसा है तो वो कोई भी आदमी उस पर्स को अगर सड़क पे जा रही है छीन के भाग सकता है, क्योंकि वो बस वो लेके ऐसी कैजुअली मूव कर रही है। तो इसका भी हाल वैसा ही है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ अटका है, बस थोड़ा सा इस अटके को झटका मिलेगा और ये निकल लेगा। आप समझ रहे हैं इंटरेस्टिंग बात। तो इस वाले जो फास्फोरस है या
पेंटावेलेंट आइटम आपने ऐड किया है, ये इलेक्ट्रॉन एक मजा, लखनऊ की भाषा में फादिल मिल जाता है, एक्स्ट्रा मिल जाता है ना, बढ़िया। अब इस एक्स्ट्रा, अच्छा जो ऐड किए उसको बोलोगे डोनर, और इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को बहुत छोटी सी एनर्जी चाहिए होती है इसको छोड़ के जाने के लिए, वो मैंने मेंशन भी की है। बस वो जरा सी एनर्जी देंगे, ये टूट के निकल लेगा, तो कंडक्टिविटी हाई हो गई। भाई अब ज्यादा मिलेंगे, जरा जरा सा आपने कुछ गर्माहट दी या डोपिंग कर रहे हैं, उससे एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो चलिए यहां पर देखते हैं कि क्या हुआ होगा। तो यहां पर देखिए, इट हैज बीन फाउंड दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड सिलिकॉन, जर्मेनियम के लिए, अगर ये जर्मेनियम है +4 वाला, तो उसको केवल 0.01 की इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। पहले कितनी चाहिए थी? पहले चाहिए थे 0.72। यहां कोई लिखा तो नहीं है, एक मिनट चेक कर ले, नहीं लिखा है, ये मैं लिख देता हूं, आपको इस समझ में आएगा कि इसका फायदा क्या मिल रहा है आपको। जर्मेनियम, पहले इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट थी 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब हमने डोपिंग नहीं की थी। आफ्टर डोपिंग केवल है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिक्वायरमेंट। कितनी घट गई? इसीलिए सिलिकॉन लिख लो। जैसे आपके ये फिगर भी याद रखनी थोड़ी जरूरी हो चुकी है आजकल के पेपर को देखते हुए। तो 1.1 होती है शुरू में विदाउट डोपिंग, ये विदाउट डोपिंग, और विथ डोपिंग मतलब एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर विथ डोप लिख देते हैं, जगह कम लग रही है। अच्छा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अब रहेगी कितनी भैया? 0.05 इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज आप दिमाग में रखिए, तभी इसका फायदा समझ पाएंगे, वरना लगेगा ये सब फालतू की बात है, फालतू की नहीं है। ठीक, तो ये पहले इतनी एनर्जी देनी पड़ती है आपको, अब क्या है, डोपिंग करने के बाद, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बनाने के बाद इतनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आप किसी से भी पैदा कर दें इतनी एनर्जी और आपको चार्ज कैरियर मिल जाएंगे। तो चार्ज कैरियर मिलना काफी आसान हो जाता है इसलिए। अच्छा यहां पर ये जो आपके एन टाइप सेमीकंडक्टर बना, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे रहा है उसको बोलते हैं डोनर एटम, डोनेट करने वाला इलेक्ट्रॉन। मैं इस तरह बता रहा हूं क्योंकि याद रहेगा। डोपेंट तो मेन था ही, डोपेंट कंबाइंड नेम है, इलेक्ट्रॉन ले या दे, डोपेंट अशुद्धि मिलाने वाला। उसमें अब कि कौन दे रहा है कौन ले रहा है, इसको क्लियर कैसे करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो डोनर एटम, तो इस समय ये फास्फोरस अगर है तो फास्फोरस इज द डोनर एटम। अभी हम जब पी टाइप पढ़ेंगे तो ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलते हैं एक्सेप्टर एटम। कितना लॉजिकल है सब। खैर अब यहां पर क्या हो जाएगा, जब आप इसको हीट अप करेंगे या और चीजें करेंगे तो यहां पर या ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन आपको ज्यादा मिलेंगे। तो यहां पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं ये वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनकी संख्या काफी ज्यादा होती है और होल्स की अपेक्षा। तो ये इलेक्ट्रॉन फटाफट मिलते चले जाएंगे। और इसकी अपेक्षा तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल होंगे। फिर याद दिला रहा हूं, ऐसा नहीं समझ लेना कि ये एज ए होल एन टाइप है तो निगेटिवली चार्ज है। जी नहीं, अगर ये इलेक्ट्रॉन छोड़ भी गया जाए इसको, अब ज्यादा डिटेल बताएंगे तो लंबा वीडियो होगा, आप लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंच जाए छोड़ के, ठीक, अब भी इस पूरे में देखो तो यहां पर +5 है, इलेक्ट्रॉन तो इसी का हिस्सा है, तो एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हां, इस एटम की बात करो अगर, तो ये जरूर पॉजिटिव चार्ज हो गया है, एक एटम। लेकिन एक एटम की बात जनरली नहीं की जाती है, पूरे 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 ये लग गया है, जोश का गए लग रहा चाहता। तो ये आपका एज ए होल सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब इस पे ना प्लस चार्ज है ना माइनस, एज ए होल सेमीकंडक्टर पे। ये बात आपके जहन में रहनी जरूरी है, वरना गड़बड़ कर देंगे। खैर अब एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर एन टाइप को एनर्जी बैंड एक्सप्लेनेशन करते हैं। अभी हमने क्या किया था, वैलेंस बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब एनर्जी बैंड पे आ जाते हैं। एनर्जी बैंड में देखिए क्या, यहां पर अभी जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ा था उसमें एनर्जी गैप के बीच में कोई एनर्जी लेवल नहीं होता। इंट्रिंसिक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जर्मेनियम जो प्योर होता है। लेकिन जब इंप्योरिटी आप डाल देते हो, जैसे यहां पे पेंटावेलेंट जो डालिए जिसे एन टाइप बना रहे हो, तो एन टाइप की इंप्योरिटी डालने के बाद एक बीच में एक और एनर्जी लेवल, एनर्जी बैंड बन जाता है। वो एनर्जी लेवल कहलाता है ईडी। डी दिखा रहा है डोनर एटम के लिए,
एनर्जी लेवल ऑफ डोनर एटम। डोनर कौन है? जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, फास्फोरस या जो भी 5 वाले पेंटावैलेंट जोड़े हो। ये जो डोनर एटम का एनर्जी लेवल है ये क्रिएट हो जाता है एनर्जी गैप में, और ये कहां होता है? जस्ट बिलो द ईसी। ईसी क्या था? कंडक्शन बैंड का लोएस्ट एनर्जी लेवल, तो जस्ट बिलो द ईसी। और ये डायग्राम भी आजकल पूछते हैं एग्जाम में, तो ये डायग्राम भी आप बनाना सीख लीजिएगा। ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी है, ये वैलेंस बैंड है, ये यहां पर ईडी है, ईडी का मतलब एनर्जी बैंड ऑफ डोनर एटम, और इन दोनों में गैप, कंडक्शन बैंड ईसी और ईडी में 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होगा। अब होता क्या है कि जब ईडी पर कोई चीज मौजूद है तो थोड़ा सा एनर्जी तुमने दिया नहीं कि यहां से इलेक्ट्रॉन कूद के यहां पहुंच गया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा वो इस काबिल हो गया कि करंट फ्लो करा सके, तो करंट आसानी से फ्लो करा लोगे। देख रहे हो ना कितना मजबूत काम हो रहा है। तो ईडी में ऑलरेडी लोग बैठे हैं। ऐसा समझ लीजिए कि आपके मोहल्ले या कॉलोनी में कोई घटना ना हो, इसलिए आपके घर के गली में 4 पुलिस वाले तैनात हैं, और जैसे ही कुछ होगा खट से पहुंच जाएंगे, तो वो गड़बड़ होने के चांसेस कम से कम हो गए क्योंकि बगली में है। ये मतलब इसलिए कि आप रिलेट कर पाओ। तो ये यहां ईडी से चले जाते हैं और आराम से आपकी कंडक्टिविटी काफी हाई हो जाती है। तो ये आप यहां समझ गए। इस डायग्राम को याद कर लीजिएगा, एन टाइप का है, अभी भी एन टाइप इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और ये कहानी है। एंड वेरी स्मॉल एनर्जी सप्लाइड कैन एक्साइट द इलेक्ट्रॉन टू मूव इन दी कंडक्शन बैंड, और कंडक्शन बैंड में पहुंचते ही इलेक्ट्रॉन विल बिकम कैपेबल टू पार्टिसिपेट इन दी इलेक्ट्रिकल करंट। तो ये बात यहां पे बनती है। अच्छा ठीक है, तो कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की ज्यादा है। अब आ जाता पी टाइप का मामला। तो पी टाइप के लिए भी हम लोग 2 थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे, वैलेंस बॉन्ड मॉडल और एनर्जी बैंड थ्योरी। आइए देख लेते हैं, बड़ा मजेदार है। तो ये पी टाइप। अब पी टाइप कैसे बनाते हो? तो पी टाइप बनाओगे जब आप सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो टेट्रावैलेंट है उसमें कोई ट्राईवैलेंट एटम ऐड करोगे। तो ट्राईवैलेंट के लिए इंडियम, बोरॉन या एल्युमिनियम, ये तीनों के तीनों, इंडियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, याद रखिएगा, आपके यहां बात जिक्र में आता रहता है, इनके पास बाहरी आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर देखिए कलर थोड़ा सा अलग लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए, ये आपका मान लीजिए एल्युमिनियम है, तो ये इसके पास बाहर 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक अपना इलेक्ट्रॉन 1 लिख देते, और ये भी इसी के पास है नंबर 2, ये भी इसी के पास है नंबर 3, 3 है। तो इसने क्या किया, बाहरी अगल बगल जो लोग थे उनसे 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 3 अपने और 4 उनके, साथी हुए टोटल। एक की वैकेंसी यहां क्रिएट है, मतलब एक की जगह है कि और भी कोई आ सकता है, तो इनके पास क्या हो जाता है, होल एक्स्ट्रा हो जाता है। इसीलिए ये होल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का काम करेगा। इसीलिए इन एटम्स को बोलते हैं एक्सेप्टर एटम्स। यहां कहीं लिखा होगा एक्सेप्टर एटम्स, तो नाम भी बिल्कुल लॉजिकल फिट है। भाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं, एक्सेप्टर एटम, वो डोनेट करना चाहता है, एन टाइप, डोनर एटम। बढ़िया, तो ये बात भी आप पकड़ पे पाए हैं। अब देखिए क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी, सबसे ज्यादा क्या होंगे, होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। तो होल हो गया मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, होल क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और इलेक्ट्रॉन हो गए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो ये माइनॉरिटी हो गया, और होल तो आप देख ही पाए थे क्या बना। ये बात आपके पकड़ में, ये क्या है, वैलेंस बॉन्ड मॉडल। अब अगला आता है एनर्जी बैंड एक्सप्लेनेशन। एनर्जी बैंड का मतलब एनर्जी के बेसिस पर आप पी टाइप को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, उधर एन टाइप में एक नया एनर्जी लेवल बनता है जो जस्ट बिलो दी ईसी था, और उसको ईडी लिख रहे थे। यहां पर एक्सेप्टर एटम में ये जस्ट अबव दी ईवी बनता है, एक नया एनर्जी बैंड क्रिएट होता है एक्सेप्टर एटम का। ये देखिए, ये कहां है, ईवी के जस्ट ऊपर। और ये डायग्राम और ये फिगर आप याद रखिएगा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये बताना जरूरी है कि वरना आप छोड़ छाड़ देंगे, आजकल एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। उम्मीद कर रहे हैं पकड़ पाए। ये अब यहां पर देखिए होता क्या है, ये ईए बन गया। तो ईए जब बन गया, ये एक्सेप्टर एटम है, तो आप थोड़ा सा भी एनर्जी देंगे, चाहे वो थर्मली जनरेटेड हो, चाहे किसी बैटरी से दें, तो ये इलेक्ट्रॉन बाबूजी क्या करेंगे, ठक से यहां पहुंच जाएंगे होल के पास। अगर ये इसके पास पहुंच गए, क्योंकि बाजू बगल वाले घर में है, तो ये होल बन जाएगा। अब जैसे ये होल बन गया, होल इन वैलेंस बैंड
कैपेबल है करंट को फ्लो कराने में, करंट जब फ्लो होना चालू हो जाएगी। समझे ना? तो ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए, दोनों का फर्क और एनर्जी डायग्राम क्लियर होने चाहिए। उम्मीद करते हैं ये बात आप पकड़ पाए होंगे। बढ़िया। अब यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। इन थर्मल इक्विलिब्रियम एक इक्वेशन होती है जिसे हम बोलते हैं मास एक्शन लॉ, या सेमीकंडक्टर की इक्वेशन कह लीजिए, Ni इंटू NH इंटू NI स्क्वायर। Ni इंटू NH इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर। ये देखिए क्या है ये, जब आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो उसमें Ne और NH का वैल्यू बराबर नहीं होता। वॉल्यूमेट्रिक कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ चार्ज कह रहे, कोई मेजॉरिटी कोई माइनॉरिटी आता है, तो ये बराबर नहीं होगा। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, तो जब आप कुछ नहीं मिलाए थे, जब वो इंट्रिंसिक था, तो उसकी इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर की वैल्यू को स्क्वायर कर देंगे तो उसके बराबर आ जाएगा। ये कब वैलिड होता है? जब थर्मल इक्विलिब्रियम हो। यहां लिखा है, नॉर्मली आपके यहां थर्मल इक्विलिब्रियम कह ही देते हैं, ना भी कहें तो आप मान लेते हैं। और ये मास एक्शन लॉ, ये फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपके यहाँ पूछे जाते हैं। एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का हम करवाएंगे अभी आपको, जो आया है कई बार। तो ये आपको पकड़ में आना चाहिए, Ni इंटू NH बराबर Ni का स्क्वायर। दूसरी बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, फिर से कह रहा हूं, एन टाइप सेमीकंडक्टर है या पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एज ए होल बोथ सेमीकंडक्टर्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एन टाइप का मतलब निगेटिव सेमीकंडक्टर नहीं समझ लेना है, पी टाइप का मतलब पॉजिटिव सेमीकंडक्टर नहीं समझ लेना है। एज ए होल बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब दोनों पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज, कोई नेट चार्ज नहीं है। ठीक, यहां कुछ मैसेज आ गया है कोई खील का, तो उसको काट देते हैं। ठीक है, तो ये आप बात ये समझे आप। अच्छा, अब ये न्यूमेरिकल आ जाता है एनसीईआरटी का, तो इसको निपटाते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि सब एग्जाम्पल 14.2 एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ध्यान से करिएगा, बहुत बच्चे गलती करते हैं। सपोज ए प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 5 इंटू 10 की पावर 28 एटम। एक प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है, उसमें इतने एटम्स हैं पर मीटर क्यूब, ये वैल्यू दे दी इन्होंने। इट इज डोप्ड बाई 1 ppm। 1 ppm का मतलब क्या होता है? 1 पार्ट पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन एटम पर एक एटम इंप्योरिटी वाला मिक्स कर रहे हो। 1 मिलियन एटम पर एक इंप्योरिटी वाला एटम आप मिक्स कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं 1 ppm, 1 पार्ट्स पर मिलियन। बढ़िया। और 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख, मतलब 10 की पावर 6। कंसंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट आर्सेनिक। अब ये पेंटावेलेंट आर्सेनिक में आप मिक्सिंग कर रहे हो, यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। भाई 5 है ना बाहर, तो एक एक्स्ट्रा मिलेगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स, क्योंकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना रहे हो, तो वहां Ni और NH बराबर तो होते नहीं, Ni NH तो होते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। ठीक है, और यहां लिखा गिवन दैट Ni की वैल्यू 1.5 इंटू 10 की पावर 6 पर मीटर क्यूब। Ni का मतलब जब सिलिकॉन में कुछ नहीं मिक्स किए थे, तब वहां पर इतना चार्ज कैरियर मौजूद था। यही बात यहां लिखी है कि जो चार्ज कैरियर्स हैं प्योरेस्ट सिलिकॉन या जर्मेनियम के, वो काफी कम है विथ रिस्पेक्ट टू दिस वैल्यू। इसलिए इस वैल्यू को हम इग्नोर कर देते हैं, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन नेग्लेक्ट कर देते हैं। देयरफॉर यहां पर जितने भी जो चार्ज कैरियर मिलेंगे, वो डोनर जो एटम है उसी के नंबर से हम कैलकुलेट करेंगे। Ni इज इक्वल टू इक्वल टू Nd, क्योंकि ये वैल्यू इसके रेस्पेक्ट में काफी छोटी है। बढ़िया। इट इज डोप्ड 1 ppm टू 5 इंटू 10 की पावर 28 एटम पर मीटर क्यूब। तो पहली बात कि 1 मिलियन में एक अशुद्धि, तो 10 की पावर 6 मतलब 1 मिलियन में एक पार्टिकल इंप्योरिटी का 1 ppm बराबर 1 पार्ट पर मिलियन। सब कुछ लिखा है जिसे आप गड़बड़ ना कर दें। अब ये तो इसमें एक है, तो एक में हो जाएगा 1/10 की पावर 6, तो इतने में कितनी है? जितना हमें दिया है सैंपल, तो 5 इंटू 10 की पावर 28 में कितना? तो 1/10 की पावर 6 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 28। ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 5 इंटू 10 की पावर 22 आ जाएगा। ये क्या नंबर है? ये डोनर एटम का नंबर है, और एक डोनर एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए अप्रोक्सीमेटली ये Ni के बराबर है। एक डोनर एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देता है, इसलिए ये Ni के बराबर है। तो दिस वैल्यू इज क्वाइट हाई विद दिस वैल्यू, इसलिए इसको छोड़े हुए हैं। बढ़िया। तो अब हम
थर्मल इक्विलिब्रियम कहा जाए या ना कहा जाए, जब तक मना ना किया जाए आप मान के चलेंगे तो ये सेमीकंडक्टर वाली जो मास एनर्जी, मास वाली जो थी, मास एक्शन लॉ, उसको ठोक दिया आपने। तो Ne इंटू एन एच इज इक्वल टू एन आई का स्क्वायर। तो एन एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन आई का स्क्वायर अपॉन एन ई। एन आई इंट्रेंसिक चार्ज कैरियर का मतलब ये जो वैल्यू लिखी थी 1.5 इंटू 10⁶ का होल स्क्वायर अपॉन एनी, और एनी की वैल्यू यहां निकाले 5 इंटू 10⁻²2। अब इसको कैलकुलेट किए तो 2.25 इंटू 10⁻32 अपॉन 5 इंटू 10⁻22। तो ये 32 है ऊपर, ये 4.5 इंटू 10⁹ पर मीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ गया एनएच, यही पूछा है ना। और एनी पहले ही निकाल चुके थे, ये एनी आ चुका है। तो यहां पूछा था इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, तो ये एक आंसर आ गया है एनी, और एक आंसर आपका ये आ गया है। तो ये आंसर होल्स की संख्या NH और Ni की संख्या उधर से निकल आई, कहां गया Ni की, ये जो निकाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कई बार एग्जाम में आ चुका, मैंने प्यार से आपको समझाया है। हट भी रहा हूं कि अगर आप चाहें इसका क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट, फिर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेवा लीजिए। खैर वापसी करते हैं, आगे चलते हैं, कुछ डिफरेंसेस को भी पढ़ लेंगे हम लोग। तो यहां पर क्या है देखिए कि डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इनके डिफरेंस को भी जानना जरूरी, एग्जाम में आता है। तो कलर को बदलते हैं थोड़ा सा। तो सेमीकंडक्टर, दी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो दीज आर दी प्योर सेमीकंडक्टिंग टेट्रावैलेंट क्रिस्टल, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो प्योरेस्ट फॉर्म में होता है वो है। यहां एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दीज आर सेमीकंडक्टिंग टेट्रावैलेंट क्रिस्टल्स डोप्ड विथ ग्रुप 3 और ग्रुप 5, क्योंकि 4 का तो था, ये कम है, ज्यादा करोगे एक्सट्रिंसिक में, ठीक है। देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लो, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होती है, इसकी हाई होती है, क्योंकि आपने डोपिंग या इंप्योरिटी उसमें मिक्स कर रखी है। आगे की बात करते हैं हम लोग। थोड़ा सा कलर लग रहा है सैचुरेटेड है, ठीक है, लेकिन अच्छा, देयर इज नो परमिटेड एनर्जी स्टेट इन बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। जो आपने देखा था कि जो यहां पर एक, यहां पर वैलेंस बैंड था और यहां था आपका कंडक्शन बैंड, इसके बीच में एनर्जी गैप था, कोई भी एनर्जी बैंड परमिशबल परमिटेड नहीं था, इसके अंदर था। इसकी फोटो हम समझा चुके हैं, दोबारा बनाना यहां मुश्किल है। आप जान रहे थे जहां डोनर एटम होता है वो जस्ट बिलो दी कंडक्शन बैंड के नीचे, और जो कि एक्सेप्टर एटम है वो क्या है, जस्ट अबव दी वैलेंस बैंड के ऊपर। तो वो यहां पे बीच का एनर्जी लेवल मौजूद थे। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज द कंडक्टर नंबर ऑफ होल के बराबर, यानी Ni बराबर NH होता है। यहां पर NeNH नहीं होता। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अगर बात करें तो N टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी हैं और P टाइप में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, और दूसरा वाला माइनॉरिटी है। देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। इसकी टेम्परेचर पे तो डिपेंड करती ही करती है, साथ में आपने डोपिंग कंसंट्रेशन कितना किया है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कितने ठूसे हैं, इस पे भी डिपेंड करेगी। तो ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बीच का डिफरेंस। अब हम अगला डिफरेंस पढ़ेंगे, जो दोनों ही एक्सट्रिंसिक हैं लेकिन N टाइप P टाइप में। तो ये दोनों ही एक्सट्रिंसिक है, लेकिन N टाइप P टाइप में फर्क क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए N टाइप सेमीकंडक्टर में these are extrinsic semiconductor obtained by doping impurity of group 5 of germanium and silicon atom। तो टेट्रावैलेंट में 5 वैलेंस, 5 इलेक्ट्रॉन वाला डालना पड़ता है पांचवें ग्रुप का, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेगा जिसे आप बोलोगे N टाइप। इसमें तीसरे ग्रुप का डालोगे तो एक की डेफिशिएंसी रहेगी या पोजीशन होल बन जाएगा उससे। अगली, द इम्प्योरिटी एटम एडेड प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रॉन एंड द कार्ड डोनर्स। तो ये जो आप ऐड करते हैं डोपेंट एटम जो होता है वो डोनर नाम इसलिए बोलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है, ये लेने को तैयार है, इसलिए एक्सेप्टर एटम। द डोनर इंप्योरिटी लेवल जस्ट लाइज बिलो द कंडक्शन बैंड, इसकी जो इंप्योरिटी लेवल होता है जस्ट कंडक्शन बैंड के नीचे होता है डोनर वाले का, और यहां पर एक्सेप्टर वाले का जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। दी इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बाकी होल माइनॉरिटी हैं, इसमें होल मेजॉरिटी हैं, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी हैं। यही बात यहां लिखी है, Ni मच मच ग्रेटर देन NH मेजॉरिटी।
या n इज ग्रेटर देन p, मच ग्रेटर देन p, और इसी का उल्टा यहां लिखा हुआ है। तो ये आप n टाइप p टाइप की कहानी भी आप समझ गए हैं। अब ये पूरा एक जो सेगमेंट था आपका सेमीकंडक्टर को समझने का, इंट्रिंसिक, थ्योरी, दो दो वैलेंस बॉन्ड और साथ में एनर्जी बैंड, एक्सट्रिंसिक, पी टाइप, एन टाइप, उनकी प्रॉपर्टीज। अब इतनी बात आप समझे। अब ये होता है कि ये समझने के बाद हम बनाएंगे क्या। तो आपके कोर्स के अनुसार पीएन जंक्शन अब आपको समझना है, यानी कि जो पढ़ाई करे हैं उसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं पीएन जंक्शन। जो पीएन जंक्शन होता है उसको आप डायोड के नाम से भी जानते हैं। डायोड तो सुने होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं, नहीं सुने तो सुन लीजिए। तो अब बात को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो जो पीएन जंक्शन होता है उसमें ये पी और एन को साथ लाके जोड़ के आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जब आप जोड़ते हैं ना किसी चीज को ऐसे फेविकोल से या किसी भी प्रोसेस से, तो इसका यहां पर एटॉमिक लेवल पर क्वांटिटी नहीं आ पाती। तो जो चार्ज कैरियर को फ्लो होना है आसानी से, वो चार्ज कैरियर फ्लो नहीं हो पाते। तो कभी भी पी और एन टाइप को कप करके चिपका के नहीं बनाया जा सकता। आप एक क्रिस्टल लेते हैं, एक साइड अगर पी वाला लिया है तो दूसरे को एन टाइप डोपिंग कर देते हैं, या आप ऐसे समझ लीजिए क्रिस्टल लिया, इधर पी टाइप कर दिया, इधर एन टाइप कर दिया, खत्म। तो ये बनेगा। तो यहां पर कॉन्टिन्यूटी एटॉमिक लेवल पर मेंटेन्ड रहती है। तो पीएन जंक्शन इस तरह बनता है। अब हम देखेंगे कि पीएन जंक्शन बनते वक्त क्या क्या घटनाएं घटती हैं जो आपसे तूफानी अंदाज में पूछी जाती हैं। तो टू इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस यहां पर होते हैं पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन में। एक होता है डिफ्यूजन करंट शुरू होती है, अभी हम लगे हाथ आपको समझाते हैं, पी टू एन, और यहां ड्रिफ्ट करंट होती है एन टू पी। कई बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं इस स्लाइड को देख के, मैं उसको क्लैरिटी दे दूं कि देखिए यहां इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन लगा है एन से पी, और यहां हमने डिफ्यूजन लिखा पी टू एन। तो ये डिफ्यूजन करंट है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाता है उसकी विपरीत डायरेक्शन में करंट ली जाती है। तो ये ना समझना कि डायग्राम ऐसा बना है और सर ने यहां गलत लिख दिया है। माइन्यूट चीजों पे थोड़ा ध्यान हम दिलवा रहे हैं, आपको देना भी चाहिए। तो करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के विपरीत लेते हो, इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर जा रही है, पी टू, ये पी टू एन। तो ये डिफ्यूजन करंट है और ड्रिफ्ट करंट है। और लगे हाथ इसको लिख लेते हैं और हम बताते हैं कांड क्या हो रहा है। बाकी हमने अलग से हाथ से बनाया भी है कि कैसे फॉर्मेशन जनरेट होगा। ठीक, तो जैसे ही आप पीएन जंक्शन बनाते हैं यानी डोपिंग करते हैं, इनके बीच में ये जो डिफ्यूजन करंट है, डिफ्यूजन करंट को आसान रखने के लिए हम ऐसा बोल रहे हैं, होल पॉजिटिव होता तो उसी डायरेक्शन में चला दो समझने के लिए। तो होल का मूवमेंट पी टू एन जा रहा है या इलेक्ट्रॉन का एन टू पी आ रहा है। जैसे ही आप जंक्शन बन रहा होता है, ये डिफ्यूजन करंट पी टू एन होल्स चलने शुरू कर देते हैं। इसकी फोटो दिखाते हैं तब मजा आएगा आपको। ठीक, बाकी हम सारी चीजें यहां क्लियर करेंगे आपको। ये देखिए पहली फोटो, ये आपने क्या किया, पी टाइप को कैसे दिखाना है, पी टाइप में ये एक्सेप्टर एटम है और ये साथ में होल है ना। तो ये पी टाइप हो गया। पी टाइप मतलब होल्स मेजॉरिटी चार्ज कह रही है, लेने को तैयार है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन आ जाए तो। और ये एन टाइप है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा का मतलब है, तो ये हो गया आपके डोनर और ये साथ में इलेक्ट्रॉन। अभी कहीं मूवमेंट नहीं है। जैसे ही आप इसका फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं, डिफ्यूजन करंट चालू हो जाती है। डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन पी टू एन है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं ये जो होल हैं ये इलेक्ट्रॉन की तरफ जा रहे हैं, है ना। अगर होल की मूवमेंट को तो आप मान ही रहे हैं, या कह दीजिए इलेक्ट्रॉन होल की तरफ जा रहे हैं इधर, या होल इधर। हम आसानी के लिए होल पकड़े हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से आप मैच कर पाएंगे आसानी से। तो ये होल इधर जाना शुरू करते हैं क्योंकि पसंद करते हैं इलेक्ट्रॉन को, वो बगली में है तो मिलने भाई से, तो मिलने चले जाते हैं। तो जब मिलने लगते हैं तो डिफ्यूजन करंट बहुत तेजी से चालू होती, ज्यादा वैल्यू रहती है डिफ्यूजन करंट की। अब डिफ्यूजन करंट जब हो रही होती है तो उसमें घटना घटती क्या है कि जब ये होल इससे मिल लेगा तो ये होल इलेक्ट्रॉन मिल गए, डिफ्यूज हो गए, कुछ नेट चार्ज बचा ही नहीं। तो यहां पर देखो ना होल है ना इलेक्ट्रॉन है, दोनों खत्म है क्योंकि मिल चुके हैं। अब ये खत्म होने की वजह से ये पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन मौजूद है। तो ये क्या कोशिश करेगा कि ये होल को प्लस से माइनस की तरफ ढकेले, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता है यहां पर, प्लस से माइनस। और इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स झेलता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज होल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इधर धक्का झेलेगा। तो ये जब वापस जाने की कोशिश करवाने कोई आएगा तो उसको धकेल देगा उधर। तो ये कौन सी करंट होती है, ड्रिफ्ट करंट।
तो ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू होती है N/P। ये किधर थी? P/N, डिफ्यूजन करंट। तो जैसे ही आप शुरुआत होती है, डिफ्यूजन करंट की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, और जैसे जैसे समय बीतता है डिफ्यूजन करंट घटती जाती है, ड्रिफ्ट करंट बढ़ती जाती है, और एक लेवल पे दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। समझे ना? ये ड्रिफ्ट करंट ऐसे N/P चलेगी, और थोड़ी देर में दोनों करंट एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन। तो नेट करंट विल बी जीरो। ये इक्विलिब्रियम की स्टेज है। जब इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाती है तो आप क्या देखते हैं? कोई करंट नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन यहां मौजूद हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये आयंस हैं, तो इनके पास मोबिलिटी नहीं होती है। मोबिलिटी का मतलब ये चल नहीं सकते। जब ये चल नहीं सकते हैं तो करंट में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं कि करंट में कंट्रीब्यूशन के लिए चार्ज का फ्लो की जरूरत पड़ती है, ये फ्लो ही नहीं कर सकते हैं। इसे इसलिए इसको बोलते हैं इमोबाइल चार्जेस। इमोबाइल मतलब जो चल ना पावे, वो चार्जेस। तो ये भाई साहब हैं तो चार्ज जरूर आयंस, लेकिन ये करंट पैदा नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो रीजन बना, इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। ये डिप्लीशन रीजन का मतलब डिप्लीटेड फ्रॉम चार्ज। डिप्लीट का मतलब खत्म हो जाना, जहां पे चार्ज खत्म हो गए। चार्ज का मतलब मोबाइल चार्जर्स से है, जो मूव कर सके, वो नहीं मिलेंगे यहां पर। तो ये डिप्लीशन रीजन बन जाता है। ये डिप्लीशन रीजन में प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है, वो बैरियर पोटेंशियल का काम करता है। भाई यहां से कोई भी होल इधर जाने की चेष्टा करेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसका अपोज करेगा। तो ये स्पीड ब्रेकर की तरह काम करने लगता है। जैसे सड़कों पे स्पीड ब्रेकर होता है, अगर बड़ा ऊंचा बना हो तो साइकिल से आप जा रहे हैं, स्कूटी से आप जा रहे हैं, बिल्कुल हिल जाते हैं। ज्यादा बड़ा हो तो गिरी जाए, कई लेडीज तो गिरी जाती हैं अगर खराब टाइप का स्पीड ब्रेकर है। और हिंदुस्तान में खराब टाइप के तो बहुत हैं, सही टाइप के तो कम ही है। खैर, तो एनीवे आप समझे। तो ये दो मेन प्रोसेस हैं, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट, पीएन जंक्शन बनने में। और बनने के बाद दो कलाकार पैदा हो गए, डिप्लीशन रीजन और बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल क्या कर रहा है? होल को इधर आने से रुकावट डाल रहा है, इसलिए बैरियर नाम दिया गया उसका। और इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल बन जाता है। ये कहानी आप यहाँ उम्मीद करते हैं। मैं हट जाता हूं, अगर कोई बच्चा नोट वोट करना चाहे, स्क्रीनशॉट जो चाहे आप कर सकते हैं। बड़ा अच्छा मैंने बनाया, मुझे खुशी होती है बना के पढ़ाने में। कह रहे एनीवे, पीएन जंक्शन की बात करते हैं। सेमी डायोड का ये जो पीएन जंक्शन है, वो सेमीकंडक्टर डायोड है। अब इसका सिंबल क्या होता है? तो असल में ये ऐसा होता है, ये देखिए मेटेलिक कांटेक्ट है, आपने देखा शायद नहीं होगा, गूगल कर लीजिएगा तो दिख जाएगा आपको। ये मेटल लगे होते हैं किनारे, टर्मिनल्स जहां पर आप कनेक्शन करते हैं, और बीच में डिप्लीशन रीजन, ये पी टाइप एन टाइप। अब सिंबल तो ऐसा फोटो तो बनाते नहीं हम लोग। सिंबल कैसा बनाते हैं? ऐसा P/N ऐसे लिखते हैं, एरो बना के, जिस तरफ करंट जानी हो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से। तो देखिए P/N करंट जाती है, तीर की निशान, उसी P/N बना दिया, जैसे आप याद रख सकें। तो पीएन जंक्शन, ये डायोड जो है, ये आपका सेमीकंडक्टर डायोड है, ये इसका सिंबल है, और ये सेमीकंडक्टर डायोड है। उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे, इसको भी इस तरह याद रखिएगा। आगे चलते हैं एक कदम। अब देखिए पीएन जंक्शन, डिप्लीशन लेयर एंड बैरियर पोटेंशियल की जो बातें हमने बताई हैं, द बैरियर पोटेंशियल वीबी, जो बैरियर पोटेंशियल होता है, जो ये अंडर नो बायस, बायसिंग का क्या मतलब होता है आगे हम बताएंगे, फिर भी बता देते हैं। बायसिंग का मतलब होता है कि जो, अब बड़े सरल वर्ड होते हैं, पता नहीं आप मतलब ऐसे टीचर से पढ़िए जो सरलता से समझा दे तो आपकी समझ में आए, इंटरेस्ट भी पैदा हो जाए। बायसिंग का मतलब होता है कि कोई भी जो सेमीकंडक्टर डायोड है, उसके अक्रॉस आपने बैटरी नहीं लगाई है, कोई पोटेंशियल डेवलप नहीं किया है। तो जब कोई बैटरी नहीं लगाई है तो वी नॉट इसका बैरियर पोटेंशियल है, जो कि पीएन जंक्शन बनने की वजह से पैदा हुआ है। ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर, किस टाइप का सेमीकंडक्टर आप बना रहे हैं, इस पे ये डिपेंड करेगा, सीधी सी बात। दूसरा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, कि भाई टेम्परेचर कम या ज्यादा है, उस पे भी ये चीज डिपेंड करेगी। और अमाउंट ऑफ डोपिंग, अपना कितना इसको, इसकी डोपिंग कंसंट्रेशन है, इस पे भी ये बैरियर पोटेंशियल आपको डिपेंड करेगा। तो ये आपको वाइवा में भी पूछ सकते हैं, इसलिए जानना जरूरी है कि बैरियर पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर, टेम्परेचर और डोपिंग कंसंट्रेशन। अब देखिए, एट रूम टेम्परेचर 300 केल्विन पर जो जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल होता है, वो 0.3
वोल्ट होता है और सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट होता है। तो जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट, ये बैरियर पोटेंशियल है एट रूम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर में। अच्छा, अब एक चीज ये वेरी इंपॉर्टेंट, खैर मैंने एक क्या बोलते हैं उसको स्टिकर लगा दिया है जिससे आपको ध्यान चला जाए यहां पर। जब भी आप डोपिंग ज्यादा करते हैं, ये बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो जब भी आप डोपिंग ज्यादा करेंगे, डिप्लीशन लेयर नैरो हो जाती है, पतली हो जाती है, विड्थ कम हो जाती है और बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो जब भी हाई डोपिंग है, डिप्लीशन रीजन कम हो जाएगा और बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। जब डोपिंग कम होगी तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ चौड़ी हो जाएगी और बैरियर पोटेंशियल कम होगा। तो इसको आप बढ़िया तरीके से दिमाग में रखिएगा, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। अब आता है वर्किंग ऑफ ए पीएन जंक्शन। यानी पीएन जंक्शन पर हम एक बैटरी लगाने वाले हैं, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने वाले हैं, उसे बोलते हैं बाइसिंग करना। बाइसिंग करना मतलब डायोड पर बैटरी ठोकेंगे जिससे एक पोटेंशियल डिफरेंस उसके एंड्स पर क्रिएट हो, इसे बोलेंगे बाइसिंग। अच्छा करो भाई बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब क्या है? फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब है कि पी वाले को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दो और एन वाले को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दो, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से, फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में जो डिप्लीशन लेयर या रीजन होता है वो पतला हो जाता है, अभी हमने बताया था ये पतला हो गया। अब देखिए और क्या कहानी होती है पीएन जंक्शन में, तो बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है, डिप्लीशन जो बैरियर पोटेंशियल है वो घट जाएगा आपका। तो ये पहले आपका जैसे था, कुछ मान लीजिए वी नॉट था, तो घट के वी नॉट माइनस वी हो जाएगा, और बहुत ज्यादा लगा देंगे तो नंबर 3 दिखा रखा है। तो हमेशा बैरियर पोटेंशियल रिड्यूस हो जाता है जब आप फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं। दूसरी बात, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन घट जाती है, तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ घटेगी, बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, और यहां पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस पीएन जंक्शन डिक्रीज हो जाता है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाता है आपका। और करंट इन मिली एम्पियर होती, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अब आसानी से पार कर पाएंगे, क्योंकि बैरियर स्पीड ब्रेकर की हाइट कम हो गई, तो अब साइकिल के साथ साथ स्कूटी भी निकल जाएगी। ये वाला मामला सोच लीजिए। तो जो यहां पे जो करंट मिलेगी वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आपको मिलती है। तो यहां कहीं भी करंट नापने के लिए डिवाइस जब लगाते हैं तो ये मिली एम्पियर वाला डिवाइस लगाते हैं। रिवर्स बाइसिंग की बात करें, पी को आप जोड़ दीजिए माइनस से और एन को जोड़ दीजिए प्लस से, इसको बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग, उल्टा पोटेंशियल दे दिया। जब आप उल्टा पोटेंशियल दे देते हैं तो क्या क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज कर जाता है। तो पहले वी नॉट था, उल्टी दिशा में पोटेंशियल लगाएं तो जुड़ जाता है उसी में। ये देखिए, ये पहले पहले था वी नॉट, अब वी लगा दियो, इसका इस तरह से डायरेक्शन था प्लस माइनस, और इसी तरह ऑन लगा दिए, दोनों जुड़ गए, तो वी नॉट प्लस वी, यानी स्पीड ब्रेकर की हाइट और बढ़ गई। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का जाना पार करना बड़ा मुश्किल हो गया, है ना। तो यहां पर इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, ये डिप्लीशन लेयर चौड़ी हो जाएगी। साथ में रेजिस्टेंस अक्रॉस पीएन जंक्शन वेरी लार्ज, ये रेजिस्टेंस जो हो जाता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। होगा क्या, नो करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जो भी करंट यहां पर फ्लो होने वाली हैं वो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगी, जिसकी वैल्यू माइक्रो एम्पियर में आती है, काफी कम करंट। तो मेजॉरिटी करंट ना मिल, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट नहीं मिलेगी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आपको करंट मिलने वाली है। अच्छा, अब वीआई कैरेक्टरिस्टिक, ये भी बड़ा सिंपल सी बात है। किसी भी डायोड पर जब फॉरवर्ड या रिवर्स बाइसिंग आप करते हो तो वी वर्सेस आई का ग्राफ को ही आप बोलते हो वीआई कैरेक्टरिस्टिक। इसको घबराना नहीं है, टेक्निकली लिख देते हैं, मतलब है वीआई ग्राफ खींचो, आप पोटेंशियल वगैरह बढ़ाते जाओ, करंट का मैपिंग करते जाओ, काम खत्म। तो इसे बोलते हैं ग्राफिकल रिलेशनशिप या रिप्रेजेंटेशन बिटवीन वी एंड आई। अब देखिए फॉरवर्ड बाइसिंग की बात कर रहे हैं, पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड बाइसिंग जब आप करते हो, ये डायग्राम भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्या है, ये सेटअप है फॉरवर्ड बाइसिंग का। ये सेटअप बनाने को आता है कि आप बनाइए। तो यहां पर देखिए ये पी होता है, ये बनाइए पी और एन, इस पी को आप यहां पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े हो, ये पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा होगा, ये नेगेटिव है,
और ये एन वाले को निगेटिव से जोड़े हो। क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइसिंग है, इसलिए जो यहां पर एम्पियर मीटर लगेगा वो मिली एम्पियर मीटर होगा। मैंने इसको सर्किल कर दिया, ऐसे आपका ध्यान चला जाए। और बाकी इसको नापने के लिए वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस, क्योंकि वोल्टेज भी नापना है, करंट भी नापनी है, इसी में तो रिलेशन बनाना है। तो दोनों डिवाइस चाहिए चाहिए वीआई के लिए। तो इस सेटअप को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जैसे एग्जाम में अच्छे से साइंटिफिकली सही बना सकें। और ये डायग्राम है, इसको भी हम समझाते हैं अगली स्लाइड में। ठीक, ये समझा ही लेते हैं। ये फॉरवर्ड वोल्टेज लिखा हुआ है, जो आप क्रिएट कर रहे हो। वोल्टेज कैसे क्रिएट करते हो? इससे इसको रियोस्टेट को कम ज्यादा करके पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किया जा सकता है, जो आप कई और एक्सपेरिमेंट में कर चुके होंगे। तो ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, ये फॉरवर्ड करंट है, ये आई है और ये है, और आई वर्सेस वी या वी वर्सेस आई का ग्राफ खींच रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट फीचर इस ग्राफ के क्या आते हैं बेटा? दी वीआई ग्राफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ये देखो, ये जो ग्राफ है ये सिलिकॉन का है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो एज ए होल ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता। ओम्स लॉ फॉलो होने का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मिले, वीआई कर्व, और ओरिजिन से पास करे। वो तो नहीं हो रहा यहां। उसके बाद क्या होता है? इनिशियली करंट इंक्रीजेस वेरी स्लोली। आप पोटेंशियल बढ़ाते हो, यहां से यहां तक देखिए करंट की वैल्यू बहुत धीरे धीरे, ऐसे बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। फिर एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है जिसे आप कट इन या नी वोल्टेज बोलते हैं। सिलिकॉन के लिए 0.7, ये देखिए, ये जो है 0.7, इसे बोलते हैं कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज। यहां पे मैं लिख नहीं रहा हूं, लिखना चाह रहा था कट इन, शॉर्ट में कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज, नी वोल्टेज। तो कट इन वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज है ये, कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज पर। उसके बाद जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो करंट ड्रास्टिकली, बहुत एक्सपोनेंशियली, बहुत तेजी से बढ़ती है। तो ये कहानी आपको यहां दिखाई पड़ रही है, करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में वीआई करेक्टरिस्टिक है सिलिकॉन के लिए। इस 0.7, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल वहां तक होता है तो करंट की वैल्यू बहुत कम, जैसे ही बैरियर को पार करता है 0.7 के बाद तो कोई फ्री हो गए चलने के लिए। तो ये कहानी इसकी हो जाती है। अब वीआई करेक्टरिस्टिक है पीएन जंक्शन की रिवर्स बाइसिंग। तो रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, ध्यान रखिएगा कि ये पी वाली पीएन है, पी को निगेटिव से जोड़ेंगे, ये देखिए माइनस, ये प्लस, और एन को आप पॉजिटिव से जोड़ेंगे। जब रिवर्स बाइसिंग होती है तो आपकी करंट की जो वैल्यू होती है वो माइक्रोमीटर में आती है। तो यहां पे ध्यान रखना, मिली एम्पियर वाला मीटर नहीं लगाना, वरना नंबर कट जाएंगे। माइक्रो एम्पियर, बाकी वोल्ट मीटर चाहिए, स्विच तो आप लगा ही लेंगे। ये डायग्राम भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, तो इसको जरूर मतलब प्रैक्टिस कर लेंगे तो बना लेंगे, कोई है तो सरेली। और इस डायग्राम का हम जिक्र करते हैं जो कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखिए इसमें क्या है, ये V है, क्योंकि ये रिवर्स बाइसिंग में, इसलिए नीचे का थर्ड कोऑर्डिनेट लिया गया, V भी निगेटिव और I भी निगेटिव। अब देखिए इसका क्या है कि रिवर्स बायस वोल्टेज प्रोड्यूसेस ए वेरी स्मॉल करंट। जब आप रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज देते हो तो बहुत स्मॉल करंट फ्लो होती है, और लगभग ये कांस्टेंट बनी रहती है। कितनी है? 0.5 के आसपास। यहां एग्जैक्ट वैल्यू लिखी होगी, नहीं लिखी कोई बात नहीं, पॉइंट माइनस 0.5 माइक्रो एम्पियर, और लगभग ये वोल्टेज के साथ कांस्टेंट है, यानी ये बदलती नहीं। इसी का हम इस्तेमाल करते हैं रेक्टिफिकेशन में। अभी हम रेक्टिफायर पढ़ेंगे। रेक्टिफिकेशन में मतलब जब हम एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, उसे बोलते हैं रेक्टिफाई करना। रेक्टिफायर ऐसा काम करते हैं, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल वहां होता है। तो उसके बाद ये सैचुरेशन करंट कह लीजिए ये है, और उसके बाद आप ज्यादा वोल्टेज बढ़ा देते हैं तो ये ब्रेकडाउन हो जाता है। मतलब वो जो जो बॉन्डिंग्स हैं ओरिजिनली, वो भी टूट के निकल, भड़बड़ा के टूट जाती हैं, जो एक्चुअल एटम्स हैं। तो ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, उसके बाद पंचर हो जाएगा सेमीकंडक्टर, मतलब किसी काबिल नहीं बचेगा, ब्रेकडाउन में खेल खत्म, फिर सेमीकंडक्टर वो बेकार हो गया। कहने का ये मतलब है। तो आपको रेक्टिफिकेशन वाली प्रॉपर्टी क्या है, ये कांस्टेंट बने रहना। आइए इसकी भी बात करेंगे। ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक को फॉरवर्ड और रिवर्स बायस दोनों को एक ही ग्राफ में चिपका दिया है। ग्राफ था तो मैंने कहा आपको दिखा दें एक बार, और याद आ जाएगी। ये फॉरवर्ड बाइसिंग की कहानी है, ये सिलिकॉन के लिए है, ये जर्मेनियम के लिए। आफ्टर नी वोल्टेज ना, जब हम छोटा पार्ट लेते हैं तो यहां पर ओम्स लॉ अप्लाई किया जा सकता है, लगभग वो लीनियर आ रहा होता है। तो ये थोड़ा सा करते रहेंगे। ये रिवर्स बाइसिंग का ये ब्रेकडाउन है, बाकी आप समझ गए फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग में। इंपॉर्टेंट पॉइंट पीएन जंक्शन में क्या है कि जब भी आपकी फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, अभी मैंने लिखा भी है, जब आप फॉरवर्ड बाइसिंग करोगे तो
अपोजिशन टू दी करंट कह लीजिए, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को बहुत कम रेजिस्टेंस देता है, और जब आप रिवर्स बाइसिंग में लगा देते हो तो बहुत हाई रेजिस्टेंस मिलता है। तो एक तरीके से फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट को अलाउ करेगा और रिवर्स बाइसिंग में करंट को रोकेगा। जब करंट को रोकेगा तो करंट नहीं फ्लो होगी। तो वाल्व टाइप इसका कहानी हो जाएगी, एक तरफ परमिशन और उसकी अपोजिट साइड परमिशन नहीं, ये कहानी हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट इसका फीचर होता है या प्रॉपर्टी होती है। डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात की है जंक्शन में, क्योंकि सीधे तौर पे तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता, तो जो भी टुकड़ा आप लेते हैं छोटा सा, उसके लिए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई लगाते हैं, तो रेजिस्टेंस लिखते हैं। डी इसलिए क्योंकि डायनेमिक है, यहां के अलावा यहां ले लेंगे तो कुछ और वैल्यू निकल सकती है ना, इसलिए ये डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है। आप वैल्यू लेके ये स्मॉल चेंज इन अप्लाइड वोल्टेज, स्मॉल चेंज इन अप्लाइड करंट जो आएगी, और अबव द थ्रेशोल्ड वोल्टेज इसको ले लेते हैं ओम्स लॉ ट्रीट करने के लिए। तो ये बात पकड़े रहिएगा नी वोल्टेज के बाद। एक सवाल है, ये कई बार आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है बोर्ड में, तो लगे हाथ इसको कर लेते हैं, बेहतर रहेगा। आइए देखते हैं, इसको करते हैं। तो लिखा है दी वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिलिकॉन, ये उम्मीद है छोटा लिखा है काफी, आप देख पा रहे होंगे, मैं यहां देखूं, दिख तो रहा है, ठीक है ना। ये कैमरा नया है तो मैं चेक कर रहा हूं बार बार कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं, पता लगा कि एक बार ऐसे हो चुका है अभी 2-3 दिन पहले कि वो गाइडेंस वाला या टिप्स वाले वीडियो रहते हैं ना, 12-13 मिनट का वीडियो था, मैंने इसको बटन ही दबाना भूल गए और हम चालू हो गए और पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। अब देख रहे हैं रिकॉर्डिंग नहीं मिली, तो हमने कहा अरे यार हम तो ये भूल ही गए, स्टार्ट ओबीएस से रिकॉर्ड करते हैं, स्टार्ट रिकॉर्डिंग करना। हमने कहा भाई साहब ऐसा भी हो सकता है। तो अब क्या है कि जब रिकॉर्डिंग करें तो एक नज़र माननी ज़रूरी है कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं ब्रेक करके नॉर्मली रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। 100 वीडियो अगर बनाता हूँ तो 95 वीडियो लाइव जैसे रहते हैं, धड़ 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 पूरा खत्म, है ना। खैर चलिए इसकी बात देखते हैं। द वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिलिकॉन डायोड इज शोन इन द फिगर, ये एनसीईआरटी का फिगर है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड, इस डायोड का रेजिस्टेंस निकालना है जब आईडी 15 मिली एम्पियर है डायोड करंट, और जब डायोड का पोटेंशियल -10 वोल्ट है। बढ़िया। अब देखिए ये जो आईडी है 15 मिली एम्पियर, ये आई यहां बना हुआ है, और ये V है, ये पॉजिटिव V, ये नेगेटिव V, ये V बना देते हैं ऐसे। तो यहां पर करंट देखिए 15 मिली एम्पियर, तो यहां पे करंट है ये, तो इस वैल्यू को हम पॉइंट आउट कर लेते हैं। अब हमको चाहिए क्या होता है रेजिस्टेंस के लिए, यहां पर हम लगा सकते हैं ओम्स लॉ, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, तो डेल्टा वी के लिए 2 पॉइंट चाहिए हमको। तो एक पॉइंट ये जो डाटा गिवन है उसके अनुसार एक पॉइंट ये पकड़ते हैं, एक पॉइंट ये पकड़ते हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। जैसे इसको लिख दीजिए V1, इसके रेस्पेक्ट में V1, इसके लिए V2, और इधर लिखोगे तो I1 I2 लिख सकते हैं। मुझे यहां लगता है I1 I2 लिखना चाहिए, नहीं तुम कंफ्यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से लिख दिया है, आप लोग कई बार मिस कर जाते हैं। तो ये जो वैल्यू, इसे इसे कह दिया आपने V1, और इसे कह दिया V2, और इसे कह दिया I1, इसे कह दिया I2। इस तरह बातचीत कर रहा हूं जैसे को कोई भी कंफ्यूजन आपको ना हो पाए। तो कंसीडर द डायोड कैरेक्टरिस्टिक एज ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन I बराबर 10, ये जो है यहां से यहां तक 20 तक। अब वी कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ लगाते वक्त क्या करेंगे, आई की वैल्यू 20 मिली एम्पियर, या I1 I2 लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा है, तो इसी तरीके से वैल्यू लगा दी गई है। देखो क्या लिखना चाहिए मुझे, तो I1 I2 किसी को मान लीजिए आप, जो यहां पे लिखी है। डेल्टा वी की बात करेंगे तो 0.8 माइनस 0.7, ये वैल्यू आ गई, ठीक। और इसमें नीचे वाली में डेल्टा आई की वैल्यू, तो ये डेल्टा आई यहां से घटा के 20 माइनस 10 कर दिया आपने, एक में से दूसरा घटाना, घटा के किनारे कर दीजिए। टोटल वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर आ गया 0.1 वोल्ट और नीचे आ गया 20 माइनस 10 यानी 10 मिली एम्पियर। ये 10 मिली एम्पियर को 10 इंटू 10 की पावर -3 लिख सकते हो। 0.1 ऊपर है, ये ऊपर जाएगा, 10 की पावर एक 10 ऊपर पहुंचा दो तो ये 0.1 अपॉन 10 की पावर 2 नीचे बचा। अभी देखिए, अभी 10 की पावर -2 ऊपर चला गया, तो ये 10 ओम यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका आ गया। तो इस समय ये जो बात कर रहा था कि आईडी के समय रेजिस्टेंस निकालो, वो हमने निकाल दिया है। अब हम बात करते हैं वीडी बराबर -10 पे, तो इसके लिए कितना होगा, फ्रॉम द कर्व, यहाँ पर वी है -10 और आई कितना है देखिए, ये -1 माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ आरबी, आरबी का मतलब है रिवर्स बाइसिंग, और एफबी का मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग,
जैसे आप समझे रहो मतलब इसका। और ये -10/-1 माइक्रो एम्पियर, सॉल्व करो 1 × 10⁷ ओम। तो ये सवाल बहुत सरल होता है, अगर एक बार किए रहोगे तो आंख बंद करके भी सही करोगे। तो ध्यान से देख लो, मैं हट जाता हूं। अगर आप चाहते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और समझ में आ गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर की बात करेंगे। तो रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है? एसी को डीसी में बदलने वाला डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज नोन एज ए रेक्टिफायर। ये क्या रेक्टिफाई कर रहा है? ये एसी की जो प्रॉपर्टी है बदलने की, उसको रेक्टिफाई करके सीधी करंट चाहते हैं इससे, एसी टू डीसी। ठीक। जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर का प्रिंसिपल क्या होता है? तो प्रिंसिपल होता है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में ये डायोड लेस रेजिस्टेंस ऑफर करता है, यानी करंट अलाउ करता है, और रिवर्स बाइसिंग में ये करंट को ज्यादा रेजिस्टेंस देता है, यानी करंट को स्टॉप करता है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट अलाउड है, रिवर्स बाइसिंग में करंट अलाउड नहीं है। और यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी हो गई कि जब फॉरवर्ड बाइसिंग आएगी तो करंट जाएगी, रिवर्स आएगी तो रुक जाएगी। दिस इज द प्रिंसिपल, समझाने के लिए। बाकी रटना हो या वर्ड बाय वर्ड लिखना हो तो इधर से लिख सकते हैं आप। अब दो तरह के रेक्टिफायर्स बनते हैं आपके कोर्स के अनुसार, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। इन दोनों रेक्टिफायर को हम समझ लेते हैं। ये फोटो, ये सर्किट डायग्राम और ये वेव फॉर्म आपको बिल्कुल नींद में भी कोई हिलाए तो लिखना बनाना चाहिए, बनाने को ही कभी कभी आ जाता है। इसका तो बाकी हम आपको समझाएंगे ही अभी ये कैसे काम करता है। हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब होता है आउटपुट फ्रीक्वेंसी बराबर इनपुट फ्रीक्वेंसी। इनपुट फ्रीक्वेंसी किधर है? यहां देखिए एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। आपको मालूम है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो एसी पर काम करता है। तो ये इसकी प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल, ट्रांसफार्मर हो गया, ये एसी करंट हो गया, ये एसी का सिंबल है। ये सेकेंडरी, यहां से आउटपुट मिलती है। तो ये आउटपुट के लिए एक डायोड इस्तेमाल करते हैं। क्या है? देखिए डायोड है, एक डायोड इस्तेमाल किया जाता है, और निकाल के इधर एक लोड लगा दिया, मतलब पंखा चला रहे हो, कुछ और चला रहे हो, जो चलाना चला रहे हो। तो ये इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर आपने 50 हर्ट्ज दी है, तो यहां भी जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो 50 हर्ट्ज, इसलिए कि ये पूछा बहुत जाता है। और अभी फुल वेव में दुगनी हो जाती है, अभी देखेंगे। अब देखिए हो क्या रहा है कि ये जो इस सर्किट में, मान लीजिए एक बार पहली दफा, मैं वन वन नहीं कलर से ही बता देते हैं आपको तो आसानी से पकड़ पाओगे। चलिए मैं रेड कलर, रेड की जगह पहले हम कोई और कलर लेते हैं, कौन सा दिखेगा मालूम नहीं, ये वायलेट लेते हैं। यहां पर मान लीजिए इस सर्किल में ये एक समय में प्लस होता है और ये माइनस। भाई साइकिल बदलती है ना इसी के, एक बार ऊपर वाला प्लस, फिर आधी साइकिल में वो माइनस। तो जब ये प्लस होगा तो आप देखेंगे ये पी एन लिखा हुआ है, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में ये प्लस हो जाएगा टर्मिनल, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में, जब ये फॉरवर्ड बाइसिंग में है तो करंट अलाउ करेगा। तो ये देखिए लिखा है वोल्टेज अक्रॉस आरएल, यानी इसके अक्रॉस वोल्टेज, और ये लिखा है वोल्टेज एट ए का मतलब ये पॉइंट जहां पर डायोड लगा है। तो जब आपका पॉजिटिव पोटेंशियल है, मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग में, ये देखिए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये आपने इसने आगे बढ़ा दिया फॉरवर्ड बाइसिंग में, ये फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से आगे चला गया और उसके ये कहानी यहां सेट हो गई। अब दूसरा देखो, कलर को फिर से बदलते हैं, ये कलर लेते हैं मैरून टाइप। अब मान लीजिए अगली साइकिल में ये माइनस आ जाएगा और ये प्लस आ जाएगा, बदलेगा ना अल्टरनेटिवली। जब ये माइनस प्लस हुआ तो ये वाला हो जाएगा रिवर्स बाइसिंग में, क्योंकि ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो ये पी लगाए माइनस से, एन लगाए प्लस से, तो ये रिवर्स बाइसिंग में ये करंट को स्टॉप कर देगा। तो जैसे ही ये रिवर्स बाइसिंग में जाता है, वोल्टेज एट ए, यहां पर कोई करंट नहीं मिलती, क्योंकि ये रिवर्स बाइसिंग में अलाउ नहीं करता, करंट नहीं मिलती, ठप करके बंद। फिर साइकिल बदलेगी, फिर ये देगा, फिर अगली रिवर्स बाइसिंग में नहीं देगा। तो जब जब फॉरवर्ड बाइसिंग में रहेगा आपको करंट मिलेगी। वायलेट कलर से ही लिखूं जिसे दिमाग आपका कनेक्ट करे। तो जब जब ये आपको पॉजिटिव फ्रेम में आएगा फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट मिलेगी और बाकी नहीं मिलेगी। तो आपने क्या देखा कि यहां पर जो वेव फॉर्म था एट ए पोटेंशियल का, पूरी वेव थी, और जो आउटपुट मिला आरएल पे वो हाफ पल्सेस मिली, आधी बत्ती गुल हो गई। तो इसे इसीलिए बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। इस वेव का आधा पार्ट रेक्टिफाई कर पाया है, हाफ वेव रेक्टिफायर। फ्रीक्वेंसी वही है, यहां से लेकर यहां तक एक ऑक्सीलेशन, इसका भी यहां से लेकर यहां तक एक ऑक्सीलेशन।
तो इनपुट फ्रीक्वेंसी बराबर आउटपुट फ्रीक्वेंसी बराबर। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर पे, और फुल वेव रेक्टिफायर पे हम लोग दो डायोड का इस्तेमाल करते हैं। यहां जो इनपुट वेव है वही आउटपुट वेव रेक्टिफाई होकर निकलेगी पूरी। तो इस तरह का यहां पर डायग्राम बनता है। ये किसका है? फुल वेव रेक्टिफायर का। तो ये देखिए ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जैसे वहां लगा हुआ था, और इसके बाद दो डायोड लगते हैं। इसको बना के प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो बनाते नहीं बनेगा। डायोड 1 और ये डायोड 2। इसमें सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इन दोनों के बीच में हम एक कनेक्शन लगाते हैं जो कि लोड से कनेक्ट होता है, इसलिए कि इन दोनों का फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग को चेंज किया जा सके। ठीक, तो इसे बोलते हैं सेंटर टैप। सेंटर टैप का मतलब है इस कॉइल के बीचों बीच से इसको टच करा देना है। ये अर्थिंग हो गई और साथ में आरएल से कनेक्ट हो गया। अब देखिए क्या होता है, मैं रेड कलर से ही स्टार्ट करता हूं। मान लीजिए एक साइकिल में ये ऊपर वाला सिरा पॉजिटिव है, या इधर ही पकड़ो, दो दो बार लिखने की जरूरत नहीं। ये पॉजिटिव है, तो ये बेटा इसके रेस्पेक्ट में ये छोटा सा निगेटिव और ये ज्यादा निगेटिव, क्योंकि यहां से घटता आ रहा है। यही तो हुआ। अब देखिए ये जो पी एन जंक्शन लिखा है, ये हम लिख नहीं रहे, पी समझ रहे हैं, पी इधर एन इधर, लिख ही दो यार। ये P वाला पॉजिटिव से कनेक्ट है, और ये जो N वाला है देखिए ये निगेटिव से कनेक्ट है। तो ये इस समय कैसे स्थिति में है? फॉरवर्ड बाइसिंग में। ये वाला D1, P वाला पॉजिटिव और N वाला निगेटिव। इसकी स्थिति देखो, ये भी PN जंक्शन है, ये P वाला निगेटिव में और N वाला आप देखें तो इसकी रिस्पेक्ट में पॉजिटिव में, तो ये रिवर्स बाइसिंग में। ये यहां लिख देते हैं रिवर्स बाइसिंग, यानी इस साइकिल के दौरान ये करंट देगा, ये करंट नहीं देगा। यही बात छाप देनी है। आइए देख लेते हैं, फिर अगली बात करेंगे। तो ये लिखा है वेव फॉर्म एट ए, यानी इस पॉइंट पर क्या वेव फॉर्म है? जब प्लस है, ये देखिए प्लस दिया है, और उस समय बी पर कितना है? माइनस है। ये डबल माइनस दिख रहा है आपको, ये माइनस है। तो ये वाली देखिए यहां पर फॉरवर्ड बाइसिंग में आपको मिल गई, क्योंकि ये जो था D1 से, ये D1 से आपको, क्योंकि D1 फॉरवर्ड बाइसिंग में इसलिए करंट दे दिया, क्योंकि ये रिवर्स बाइसिंग में इसलिए करंट को रोक दिया। तो आधी पल्स आपको मिल गई। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा? कलर को बदल लेते हैं, बताने की चेष्टा करते हैं, कोशिश कामयाब होगी। अगली बार में क्या होगा? पलट जाएगा। तो ये हो जाएगा डबल निगेटिव अगली साइकिल में, ये सिंगल का सिंगल ही निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव, उससे कम ये, और ये बहुत कम, इस तरह से पलटेगा। अब इसकी कहानी देखिए क्या होगी। ये P वाला निगेटिव से, N वाला उससे बड़ा है, तो ये हो जाएगी रिवर्स बाइसिंग में। अब और इसी तरह इसकी बात करें तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में हो जाएगी, क्योंकि ये देखिए क्या है, P वाले को आप P वाला लगाए हो तो प्लस से लग गया है। लाइन जबरदस्ती खिंच गई हाथ लगने से, नहीं आप माइनस प्लस में कंफ्यूज ना हो कर जाओ। तो ये आप यहां देख पाए, और ये N वाला कनेक्ट करोगे तो उसके रेस्पेक्ट में माइनस पे, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में है। तो इस समय ये करंट अप्लाई करेगा और ये करंट नहीं देगा। आइए देख लेते हैं यहां पर यही बात। अब ये निगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, तो ये D2 इससे लगा हुआ B पर, ये तो इसने करंट, D2 वाले ने यहां से करंट दे दी, क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइसिंग में था, ये रिवर्स में था, इसने रोक दिया। तो एक बार एक आधी साइकिल में एक काम कर रहा है D1 और आधी साइकिल में D2 काम कर रहा है, दोनों मिलकर आपको फुल वेव रेक्टिफिकेशन दे रहे हैं। ये देखिए पूरी पल्स मिल रही है। इस तरह ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम पूरा वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, ये देखिए कहीं लिखी होगी डबल, आउटपुट फ्रीक्वेंसी 2 इंटू इनपुट, क्योंकि यहां पर देखिए यहां से यहां तक एक ऑक्सीलेशन है और यहां दो ऑक्सीलेशन हो गए। तो यहां ये पूछा आप क्या जाता है कि फुल वेव रेक्टिफायर में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दी है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी बताओ। तो 50 का डबल 100 हर्ट्ज की आपको आउटपुट फ्रीक्वेंसी मिलेगी। इनपुट 60 है तो 120 मिलेगी, क्योंकि 60 यूएस में आती है। खैर पूछेंगे तो कि हम बात कर रहे हैं, वरना बात की बात है। समझ में आया? तो ये फुल वेव रेक्टिफायर है, इसका डायग्राम और जो मैंने आपको समझाया है, ये पूरी बात आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आ गई। अब क्या होता है इसमें, एक और मसला वो भी पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आता है। फिल्टर्स। अब ये जो आपको आउटपुट मिल रहा है, पीछे वाले की काट के फोटो चिपका दी है, ये देखिए पल्सेस मिल रही, खिच्चू खुच्चू खुच्चू खुच्चू। ये जो पल्सेस हैं, ये एक फ्लैट डीसी चाहिए हमें, तो ये फ्लैट मिलती तो बढ़िया होता। डीसी में तो ये जो पल्सेस है वो नहीं आनी चाहिए। तो ये जो पल्सेस आ रही हैं हाफ शेप ऑफ हाफ साइनोसॉइड्स, ये हाफ साइनोसोडल इफेक्ट आ रहा है, हम चाहते हैं ये ना आए।
तो हम क्या करेंगे, फिल्टर्स का यूज करेंगे। फिल्टर क्या काम करते हैं, फिल्टर मतलब हिंदी में छन्ना, छन्नी, छान देते हैं एसी को डीसी से। जैसे आप चाय पीते हैं तो चाय पत्ती तो डालना पसंद करेंगे, नहीं चाय मजा नहीं आएगा, लेकिन चाय पत्ती पीना नहीं चाहते तो हम क्या करते हैं, एक चाय पत्ती छानने छन्नी लगाते हैं, चाय पत्ती अलग कर देती है, चाय नीचे, और चाय पी लेते हैं मस्ती। वही काम यहां करेंगे। ये जो दोनों, ये जो इफेक्ट है ना, बबलिंग इफेक्ट कह लीजिए या हाफ साइनोसॉइड्स बन रहे हैं, ये एसी का इफेक्ट है। तो हम इस वाले फाइनल वेव से एसी की प्रॉपर्टी को फिल्टर, छान देना चाहते हैं, प्योर डीसी लेना चाहते हैं। तो इसीलिए दो प्रकार से इसका काम किया जाता है। दो सर्किट पिक्चर में होते हैं, एक होता है सीरीज इंडक्टर सर्किट, वो छानने के लिए। ये इंडक्टर जो होता है वो सीरीज में लगाते हैं, देखिए सीरीज इंडक्टर, ये इसी में ये इंडक्टर सीरीज में लगा देंगे, ये आउटपुट है। तो होता क्या है, आपने ये एसी में पढ़ रखा है, 2πfl, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसके लिए जो इंडक्टिव रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होगा, यानी उसको रोक देगा ये, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसको पास कर देगा, यानी डीसी को पास कर देगा और एसी को रोक देगा। तो जब आपको यहां पर आई करंट मिक्स एसी डीसी, तो डीसी अलाउड है और एसी को इसने रोक दिया, एसी इधर से चली गई। समझ रहे हैं? तो यहां क्या मिली, डीसी, काम हो गया। आपको तो डायरेक्ट करंट वाली ही प्रॉपर्टी चाहिए। अच्छा, दूसरी कहानी समझते हैं, शंट कैपेसिटर फिल्टर। इसमें कैपेसिटर लगाते हैं हम लोग, लेकिन शंट का मतलब पैरेलली लगाते हैं। ये देखिए शंटिंग की है, पैरेलल लगा दिया है। अब ये क्या करता है, ये डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को रवाना करता है, यानी पास करता है। तो यहां पर मान लीजिए करंट आई, एसी डीसी वाली, एसी भी प्रॉपर्टी लिए, डीसी भी लिए। अब डीसी को इधर जाने से रोकेगा, इधर डीसी नहीं है, इधर कौन सी पास होगी, एसी। डीसी विल ब्लॉक इस साइड, तो डीसी इधर चली जाएगी क्योंकि इधर जाने का रास्ता नहीं है, रोक रहा है, इधर चली गई और डीसी हमको मिल गई। तो ये फिल्टर सर्किट है। एनसीईआरटी में कैपेसिटर सर्किट की ही बात का जिक्र किया है। ये फोटो है आपकी एनसीईआरटी बुक का, बहुत ध्यान से हमने पढ़ लिख के ये बनाया है आपके लिए, सरल भाषा में, सरलतम भाषा, मजा आ गया होगा आपको। ये वेव, ये एक बार आपके एग्जाम में आया था, ये रेक्टिफायर लगा हुआ है और ये कैपेसिटर है। तो आपको बताया था कि ये डीसी को अलाउ नहीं करता, तो डीसी के यहां तो दोनों लोग आ रहे हैं, एक एसी पास कर गई, अब डीसी की मजबूरी जा नहीं सकती तो आगे बढ़ गई और यहां मिल गई आपको। तो ये देखिए पहले वाला ये एसी इनपुट है, और आफ्टर फिल्टर जब लगाते हो तो ये देखिए लगभग बहुत कम ऊंचाई रह जाती है, लगभग फ्लैट मिल जाता है। और यही आपका ऑब्जेक्टिव था फिल्टर लगाने का, कि भैया हमें चाय पीनी है, चाय पत्ती नहीं चाहिए। कभी कभी छोटे मोटे दाने आ जाते हैं, वो अलग बात है, बहुत छोटा हो वैसे इसमें आ जाते हैं। ये आपका पूरा चैप्टर मैंने सेमीकंडक्टर खत्म कर दिया। खत्म होने से पहले कुछ बच्चों की मदद हो सकती है, उस पर्पस से आपको बता देते हैं। ऑल इन वन कोर्स है, क्योंकि 10 साल के पीवाईक्यूज के वीडियोस एकदम इजी भाषा में, ऐसे ही मस्ती के साथ हर चीज समझ में आएगी। एनसीईआरटी एग्जांपल एक्सरसाइज और 130 डेरिवेशन 12th के सब वीडियो फॉर्मेट में आपके लिए रिकॉर्ड कर दिए हैं। ये सब लगाना ही लगाना, इसके बिना एग्जाम नहीं दोगे। तो ऑल इन वन ये सपोर्ट करेगा, अगर आपको लगता है मदद चाहिए ले सकते हैं। दूसरा कंपिटेंसी क्वेश्चन बैंक, आपका दूसरा चैलेंज ये था कि उस स्कूलों में असर्शन रीजनिंग केस स्टडी कराई नहीं जाती है। मैंने इस पे 60 केस स्टडी से ज्यादा वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड किए, महीनों लगे हैं, और करके साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो किताब आती है उसके सारे चैप्टर के एमसीक्यू, एमसीक्यू 1 और एमसीक्यू 2 ही। एमसीक्यू 1 में सिंगल करेक्ट होता है, एमसीक्यू 2 में मल्टीपल करेक्ट, जैसे मजबूत हो जाए आप। इसके अंदर एमसीक्यू एआर की स्टडी सब दे दिया है, तो ये आपके 24 नंबर पक्के कर देगा कि कुछ 24 नंबर का ये पूछा जाता है। अगला होता है आपको बहुत फास्ट रिवीजन करना होता है, तो फास्ट रिवीजन के लिए ये सुपर नोट्स कॉम्बो है। इसमें ये पीडीएफ है, थ्योरी नोट्स है प्रिंटेबल, जिसमें हैंड रिटन थ्योरी प्लस कुछ टाइप भी है मिक्स्ड, डेरिवेशन पूरे एक जगह कर दिए सारे 130 डेरिवेशन, फॉर्मूला शीट भी है, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के वीडियोस भी हैं। अक्सर बच्चों का कहना होता है कि तीनों चीजों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आना तो सब है, वो भी आना, ये भी आना, रिवीजन भी करना। तो आप अलग अलग लेंगे तो आपको भारी पड़ सकता है, इसलिए मैंने क्या किया है, तीनों कोर्सेस को द्रोणा के अंदर डाल दिया है, जिससे आपको एक हेल्प मिले, सुविधाजनक तरीके से पढ़ाई कर पाए। तो द्रोणा में ये तीनों कोर्स हैं, प्लस द्रोणा के अंदर पूरे सिलेबस के वीडियो लेक्चर भी मौजूद हैं, माइंड मैप्स वगैरह भी मौजूद हैं, सब कुछ, सैंपल पेपर भी इसके अंदर है, सब कुछ आपको मिल सकता है। तो अगर लगता है कि आपको सपोर्ट चाहिए
जिससे आप पूरी अच्छी तरीके से इसको कर सकें, तो आप द्रोणा को ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे द्रोणा लेना चाहते हैं वो लेंगे कैसे? तो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद स्टोर सेक्शन में आइए और यहां पर द्रोणा आपको दिखाई पड़ेगा और बाकी कोर्स भी। तो द्रोणा लेकर अपनी पढ़ाई को आप बहुत तेजी से एक्सलेट कर सकते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो अगर आपको चाहिए तो आप ले लीजिए और वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। मेरी कोशिश है आसान भाषा में आपको फिजिक्स पढ़ाई जाए इंटरेस्टिंग वे में। अगर वीडियो समझ आया लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट बेटा। बाय।